पास बे कौन से, एक हमारे पास पुरातात्विक सोर्स होते हैं, बे पुरातात्विक सोर्स बेटा हमारे पास होते हैं, और दूसरे हमारे पास क्या बे इसके कुछ लिटरेचर हमको मिल जाता है, साहित्यिक बेटा सोर्स में हमको इसके मिल जाते हैं। ठीक है, तब ये मैंने कंप्लीट कर दिया था आदित्य काल डब्बे। और ऐतिहासिक काल में जहां बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, राजवंशों को, यहां पढ़ते हैं राजवंशों को। फिर राजवंशों में किसने राज यहाँ पे किया, तो हम देखते हैं इस शुरुआती दौर में जब सिंधु घाटी सभ्यता से जो डब्बे आर्यों से बेटा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हार गए थे, थोड़ा उनके डर से ये लोग भाग करके इधर को आए। मैंने आपको समझाया था बेटा आपका बे सिंधु घाटी सभ्यता बेटा आपके यहाँ आपकी सिंधु घाटी सभ्यता बे ये सिंधु नदी थी, तो इसकी यहाँ से बेटा आर्यों का आगमन हुआ। जब यहाँ से आर्य यहाँ पर आए तो यहाँ से जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये भाग करके इधर को पहुंचे, तो यहाँ से आपके ये लोग उत्तराखंड में भी पहुंचे। मैंने आपको समझाया था ये बात। ठीक है, तो बे यहाँ से तो उत्तराखंड की कुछ प्राचीन बेटा प्रजातियां जो वहां से भाग करके बेटा बे, सबसे पहले कौन थी आपके बे कोल थोड़ा बे। ठीक है, तो कोलो किसने भगा आपका बे, किरातों ने भगाया था, किरातों ने भगा बे। और किरातों को बेटा किसने भगा बे, खसों ने भगाया था, किरातों को भगा आपका बे खसों ने। ठीक है, अब ना बे ये जो खस थे तो बड़ा अंतिम रूप से खसी यहाँ पे बचे, और खस आगे चल के थोड़े मजबूत हुए, और बड़ा खसों ने क्या बनाया, एक राज्य स्थापित किया, एक राज्य बड़ा इन्होंने स्थापित किया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुड़िंद राज्य। इसी का मतलब बे इसे हम कुड़िंद राज्य कहते हैं, या बड़े इनके वंश को हम क्या बोलेंगे, कुड़िंद वंश। ठीक है, तो कॉपी के बीच में हेडिंग लिख लो, कुड़िंद वंश की अब हम बात करते हैं। तो कॉपी के बीच में हेडिंग लिखो, आप लिखो कुड़िंद वंश की बात करते हैं, कुड़िंदों की बेटा हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बे, कुड़िंदों की हम बे बात करते हैं। ठीक है, हो गया है बे, हम कुड़िंदों की बात करते हैं। तो बेटा शुरुआती दौर में बे हम कुछ बातें करेंगे। भाई सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुड़िंद बेटा ये कौन थे। ठीक है, भाई पहली बात हम क्या करेंगे, ये जो कुड़िंद थे ये थे कौन। ठीक है, देखो डब्बे ये जो कुड़िंद है, जो आपकी ये जो कुड़िंद है, हम पहली बात हम कर रहे हैं ये कौन है, ये कौन थे बेटा कुड़िंद, कौन थे कुड़िंद, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। पहली बात हम देखो डब्बे कुड़िंद ये कौन हुआ करते थे। ठीक है डब्बे, आप जानते हो मैंने आपसे कहा डब्बे कुड़िंद कौन लोग हैं, बेसिकली ये खस लोग हैं बेटा। कुड़िंद कौन लोग हैं, खस लोग हैं। और बेटा आप ये जानते हैं कि खस कौन थे बसंत, खस कौन थे, आर्य थे। तो भाई कुड़िंद कौन होगा, अपने आप में आर्य हो गई है। ठीक है, तो बेटा एक तरह से हम कहेंगे आप कुड़िंद बेटा कुड़िंद आर्यों की बेटा लिखो, ये आर्यों की बेटा एक शाखा हुआ करती थी, ये एक ब्रांच है बेटा आर्यों की, ये आर्यों की एक ब्रांच हुआ करती थी, एक शाखा ये हुआ करती थी। ठीक है, और बेटा आपकी जो ये जो शाखा है, ये शाखा तो ये उत्तराखंड के जो सीमावर्ती बेटा आपके एरियाज हैं, ठीक है, मतलब बाउंड्री वाले जो एरिया है वहां बेटा ये रहते थे। उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र बेटा ये लोग रहा करते थे। उत्तराखंड के लिख लो, ये सीमावर्ती क्षेत्र में ये रहा करते थे बेटा। कहां रहे लोग, उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में ये लोग रहा करते थे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं साहब, उत्तराखंड के लिख लो, सीमावर्ती क्षेत्र में ये रहा करते थे। और बेटा यही जो कुड़िंद है, इन्हीं कुड़िंदों को हमने उत्तराखंड का सबसे प्राचीन राजवंश कहा। ठीक है बेटा, सबसे जो आपका पहला राजवंश हुआ वो आपका कुड़िंद हुआ। डब्बे इसे हमने उत्तराखंड का सबसे प्राचीन राजवंश हमने इसे कहा। उत्तराखंड में सबसे जो प्राचीन राजवंश है, ठीक है, ओल्डेस्ट बेटा जो डायनेस्टी आपकी है वो कौन सी आपकी है, कुड़िंद को हम बोलेंगे ओल्डेस्ट बेटा हमारी ये डायनेस्टी यानी कि प्राचीन राजवंश हमारा है, हम ये कहेंगे। ठीक है, अब भाई हमने देख लिया कौन थे ये। भाई हमने ज्यादा बातें देखी, हमने केवल दो बातें देखी हैं कि भाई आर्यों की एक शाखा थी और उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते थे ये। ठीक है, और उत्तराखंड की बेटे कहती है एक प्राचीन कहे आपकी ये राजवंश है। दूसरी बात में भाई ये लोग रहते कहां थे, इनका निवास देखो, इनका निवास। ठीक है, हालांकि हम पहले बोल चुके हैं कि उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में रहते थे ये, लेकिन कुछ इतिहासकार हैं। ठीक है भाई, एक आदमी है, इनको निवास के बारे में दो बातें निकल के आती हैं।
इनके निवास के बारे में दो बातें निकल के आती हैं। तो एक आदमी था पे टालमी, बेटा एक आदमी कौन था आपका? बे टालमी। बे टालमी बेटा एक आदमी हुआ करता था। टालमी बेटा बे टालमी ने कहा कि जो ये लोग थे ये सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच में रहते थे ये, ठीक है बेटा। कहां से कहां तक? सतलज, सतलज से बेटा ये काली नदी के बीच में रहते थे ये, सतलज से काली, ठीक है। अगर बेटा आपको पता हो सतलज बेटा नदी कहां बहती थी आपकी? बेटा सतलज किसकी साइड थी आपकी? ये भाई सतलज थी सिंधु की साइड नदी, ठीक है भाई। सतलज नदी यहाँ हिमाचल बेटा प्रदेश में एक दर्रा है बेटा, कौन सा आपका? शिपकीला दर्रा, ठीक है भाई। शिपकीला दर्रा से एंटर करती है और बेटा जाकर कहां मिल जाती है आपकी? सिंधु मिल जाती है। ये नदी कौन सी आपकी है? सतलज है, ठीक है बेटा। ये आपका हिमाचल है बेटा, इसके नीचे आपका ये रहा आपका उत्तराखंड, और बेटा उत्तराखंड की जो आपका पूर्वी एरिया है भाई, यहां से नदी कौन सी आपकी? काली नदी, पूर्वी एरिया काली नदी। तो बेटा ये लोग कहां रहते हैं बे? टालमी क्या बोल रहे हैं? सतलज से बेटा काली के बीच में ये लोग रहते थे, ऐसा बोल रहा है। मतलब बेटा बे उत्तराखंड के एरिया की बात हो रही है, ठीक है ना बे। सतलज से बेटा काली के बीच में ही रहते थे, मतलब ये यहां इनका निवास है। जबकि महाभारत आपका एक महाकाव्य है, महाभारत एक महाकाव्य है, ठीक है हो गया है। देखो दो चीजें होती हैं आगे भी आपकी आती रहेंगी ये, एक होता आपका महाकाव्य, एक होता आपका ग्रंथ। मैंने आपको एक दिन बताया था, ठीक है। क्या अंतर है बोला बे? महाकाव्य और ग्रंथ में क्या अंतर होता है? मतलब महाभारत और ऋग्वेद में क्या अंतर है? ठीक है बोला बे ऋग्वेद छंदों में लिखा हुआ बे। बे दो चीजें होती है, ध्यान रखना आगे बेटा आपकी आती रहेंगी। एक बेटा आपके होते हैं ग्रंथ और एक होता आपका बे काव्य, ठीक है। काव्य ग्रंथ का बेटा मतलब होता है एक बहुत बड़ी सी किताब, एक बहुत बड़ी सी किताब जिसमें बहुत चीजों के बारे में जानकारी होती है। जिसमें क्या होती है आपकी? बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। बट जबकि आपके जो काव्य या फिर महाकाव्य है ये भी है तो बड़ी सी किताब, लेकिन इसमें एक ही कहानी होती है, एक स्टोरी होती है। एक जैसे आपकी महाभारत है, ये बेटा अपने आप में क्या है? एक कहानी है। पांडवों और कौरवों की बेटा क्या है? एक कहानी है। रामायण बेटा क्या है? अपने आप में एक भगवान राम की और बेटा उनके जो भी रहा बेटा उसकी एक कहानी है। तो रामायण महाभारत ये सब क्या हुए? आपके महाकाव्य हुए। वेद है बेटा ऋग्वेद, उसमें आपको कई तरह की आपका जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है। उसमें आपका पूजा अर्चना कर्मकांड ये वो सो मतलब वो क्या हुआ आपका बे? वो ग्रंथ हुआ, एक तरह का वो आपका ग्रंथ हुआ, ठीक है। तो महाभारत क्या अपने आप में एक महाकाव्य है बेटा, इसे हम क्या बोलेंगे? महाकाव्य। बेटा आपका एक महाकाव्य है, ठीक है। और इसमें बेटा क्या जानकारी मिलती है कि ये लोग कहां रहते थे? बेटा इसमें जानकारी मिलती है कि ये लोग हरिद्वार और उसके बेटा निकटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं। देखो हरिद्वार और उसके निकटवर्ती मतलब एडजॉइंट बेटा जो एरियाज होते हैं, निकटवर्ती क्षेत्र कहां? मतलब हरिद्वार एंड इसके निकटवर्ती बेटा क्षेत्र में ये लोग रहा करते थे। कौन लोग रहते थे? कुड़िंद लोग। ऐसा कहां पता चल रहा है हमें? ऐसा हम महाभारत के अंदर हमें ये बात पता चल रही है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? अब भाई जो कुड़िंद लोग हैं, अब हम तीसरी बात करते हैं इनकी जानकारी, ठीक है। बट हम बात इनकी जानकारी की बात करते हैं। कॉपी के बीच में लिख लो जानकारी। जो ये कुड़िंद लोग हैं इनकी जानकारी हमें कहां से मिल रही है, ठीक है। बेटा हम पढ़ किसके बारे में? अभी हम पढ़ रहे हैं कुड़िंदों के बारे में। अभी हम कुड़िंदों के बारे में पढ़ा और हम बात कर रहे हैं बेटा इनकी जानकारी, ठीक है। तो इनकी जानकारी हमें दो जगह से प्राप्त होती है। इनकी जानकारी हमें दो जगह से मिलती है अतुल। एक तो बेटा हमें मिलती है इनके अभिलेखों से, अभिलेख जिन्हें हम इंस्क्रिप्शन कहेंगे, अभिलेखों से बेटा मिलती है। लिखो बेटा एक हमें मिलती है अभिलेखों से इनकी जानकारी, और बेटा दूसरी मिलती है हमें किसे? कुड़िंदों की जानकारी की सबसे महत्वपूर्ण सोर्स, ठीक है। कुड़िंदों की जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण सोर्स हेम क्या होंगे? सबसे महत्वपूर्ण जहां से मतलब कब में? सिक्के, इनके सिक्के, ठीक है। यानी कि इनकी कॉइन्स या करेंसी जो भी है, अबे सिक्के, ये बेटा
इनको जानने के सबसे महत्वपूर्ण सोर्स आपके हैं, ठीक है। तो अभिलेखों में भी कुछ खास अभिलेख नहीं है, बस 2 अभिलेखों के नाम आ जाते हैं जो कुरिंदों के बारे में हमें क्या दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। बेटा आपका पे 2 आपके अभिलेख आते हैं, यहाँ पे 2 अभिलेख आ जाते हैं, ठीक है। बेटा एक आता आपका भरहूत अभिलेख, कौन सा, भरहूत अभिलेख, एक आपका भरहूत अभिलेख आ जाता है। भरहूत अभिलेख सर कहां पड़ता है भरहूत अभिलेख, भरहूत कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है। एमपी के अंदर आपका एक अभिलेख है भरहूत अभिलेख। ये अभिलेख बेटा हमें कुरिंदों की जानकारी देता है। और दूसरा एक अभिलेख हमारा मथुरा अभिलेख, बेटा कौन सा आपका मथुरा आपका एक अभिलेख है, ठीक है। बेटा मथुरा कहां पड़ता है आपका, यूपी में, ठीक है। बेटा ये 2 आपके अभिलेख हैं जो हमें बेटा जानकारी दे रहे हैं, किस बात की, कुरिंदों के इतिहास की बेटा हमें ये जानकारी देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है, वेरी गुड, ठीक है बे। अब इनकी जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण बेटा सोर्स है, वो क्या है, इनके सिक्के हैं, ठीक है। भाई इनके जो सिक्के हैं इन्हें हम 2 भागों में हम क्या करते हैं, इन्हें डिवाइड कर देते हैं। इनके सिक्कों को हम यहाँ पे 2 बेटा भागों में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पर एक है इनके प्रारंभिक सिक्के, इनिशियल बेटा इनकी जो करेंसीज हुआ करती थी, प्रारंभिक सिक्के बेटा सिक्के हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक इनके प्रारंभिक सिक्के, प्रारंभिक सिक्के इनको हम देखेंगे, ठीक है भाई। दूसरा हम क्या देखेंगे, इनके उत्तरवर्ती सिक्कों को, लिखा बेटा बे, लिखो दूसरा बे उत्तरवर्ती या परवर्ती सिक्के हम कहेंगे, परवर्ती सिक्के, परवर्ती सिक्के बेटा बे, या हम उत्तरवर्ती सिक्के हम कह सकते हैं, नाम लिख लेंगे, ठीक है। सबसिक्वेंट इन्हें हम कहेंगे, हो गया है, वेरी गुड, ठीक है बेटा बे। तो एक आपके यहां बे प्रारंभिक बेटा सिक्के होंगे, एक आपके परवर्ती सिक्के होंगे, ध्यान रखना। अब बेटा बे इनमें हमें अभिलेखों में कुछ नहीं करना है बेटा। अब हम लिखते हैं, कॉपी लिखो इनके प्रारंभिक सिक्के, इनके बेटा हमें पे लिखो प्रारंभिक सिक्के, प्रारंभिक 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 सिक्के की बेटा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। लिख लो इनके प्रारंभिक सिक्के, हो गया है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को आप पे, वेरी गुड। अब बेटा बे हम जरा बात समझ लेते हैं भाई। प्रारंभिक सिक्कों में 1-2 बातें जो आपको जाननी चाहिए, यहां पे लिख लो बे। भाई प्रारंभिक सिक्कों में ज्यादा बेटा आपको जानकारी मिलेगी नहीं, ठीक है बेटा बे। इनके जो प्रारंभिक सिक्के हैं उनमें नंबर 1 देखो क्या क्या बात मिलती है, अब लिखो पे भाई जो कुरिंद है इनके बारे में पहली बात, ठीक है ना बे, लिखो आप देखो जो बेटा बे प्रारंभिक सिक्कों में कुरिंदों के राजाओं के नाम नहीं मिलते हैं, ठीक है बेटा बे। जो प्रारंभिक बेटा सिक्के हैं इनमें कुरिंद जो राजा हैं, कुरिंद जो बे शासक हैं, इनके नाम नहीं मिलते हैं। कुरिंद बेटा आपकी जो राजा हैं इनके नाम नहीं मिलते हैं। प्रारंभिक सिक्कों पे कुरिंदों के बेटा नाम आपका पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब बे सर इनमें क्या मिलता है, भाई इनमें आपका यहाँ पे इनमें कुरिंद शब्द लिखा हुआ मिलता है, ठीक है बेटा। इनमें मतलब जो प्रारंभिक सिक्के थे इनमें राजाओं के नाम नहीं है, अमोघ भूति, ठीक है। तब जो इनके राजा थे उनके नाम नहीं है बेटा, शब्द क्या लिखा हुआ है, केवल कुरिंद लिखा हुआ है। इस वजह से हम जानते हैं कि कुरिंदों की सिक्के थे, ठीक है बेटा बे। इनमें एक शब्द मिलता है, सर शब्द कौन सा आपका बे, कुरिंद, लिखा देखो बेटा बे, कुरिंद शब्द यहां लिखा हुआ मिलता है। कुरिंद जो शब्द आपका है ये इसमें लिखा हुआ मिलता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है बे, कोई दिक्कत नहीं बे, ठीक है बे। जो ये कुरिंद शब्द लिखा हुआ है, ये शब्द इसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ ये बे, किस लिपि में आपका बे, ब्राह्मी लिपि के अंदर बेटा आपका लिखा हुआ ये, ठीक है लिख लो ब्राह्मी लिपि में बेटा आपका ये लिखा हुआ है। शब्द कौन सा आपका, कुरिंद शब्द, ये ब्राह्मी में बेटा आपका लिखा हुआ है। और बे, और ये जो प्रारंभिक बेटा आपके जो सिक्के हैं, ये सिक्के बेटा देखो बे धातु, ठीक है, मेटल बेटा किसके बने थे, ये आपके कॉपर के, तांबे के बेटा आपके सिक्के हुआ करते थे। प्रारंभिक जो सिक्के हैं ये तांबे के सिक्के थे, प्रारंभिक सिक्के हम देखो बड़ी आपके तांबे के सिक्के हुआ करते थे। इतनी बातचीत सबको समझ में आ रही है,
भाई कोई दिक्कत नहीं किसी को, पे हो गया है दिखाना आपको। प्रारंभिक बेटा आपके सिक्के हैं, प्रारंभिक जो आपके सिक्के हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो ये दूसरी बात देखो, प्रारंभिक सिक्कों के बारे में दूसरी बात में क्या देखा पे, प्रारंभिक सिक्कों में पहली बात राजाओं के नाम नहीं है, कुड़िंद सभ्य ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं और तांबे के हैं। दूसरी बात में भाई कुछ सिक्कों में तो आपके कुड़िंद लिखा हुआ है और कुछ सिक्के बेटा आपके ऐसे हैं, देखो ऐसे सिक्के कुछ, ये आपका सिक्का हो गया। तो सिक्के के आपके दो फलक होते हैं, दो फलक, ठीक है, दो फेस इसके होते हैं। कभी पहले फेस में इसमें बौद्ध वृक्ष को दिखाया गया है, मतलब बौद्धि वृक्ष, बौद्धि ट्री बेटा आपकी जो है उसे इसमें दिखाया गया, लिखो बौद्धि वृक्ष, इसमें बौद्धि वृक्ष को बेटा दिखाया गया है, बौद्धि वृक्ष किसमें, किसमें बे, इन सिक्कों में बेटा बे बौद्धि वृक्ष को दिखाया गया है। और बेटा कुछ सिक्कों में बौद्धि वृक्ष दिखाया बे, इसके अलावा कुछ सिक्कों में त्रिरत्न, त्रिरत्न बेटा दिखाए गए हैं, ठीक है, त्रिरत्न बेटा यहां पे दिखाए गए हैं। त्रिरत्न सर क्या होते हैं आपके, बौद्ध धर्म की जो आपके त्रिरत्न है उनको इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। अब ना बे दूसरे भाग में, ठीक है बेटा बे इसमें फैलती हुई सूरज की किरणों को दर्शाया गया है, ठीक है। राइजिंग बेटा आपकी जो सनरेज है, देखो बेटा बे इसमें आपका फैलते, ठीक है, फैलते सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणों को इसमें दर्शाया गया है, ठीक है, फैलते सूर्य की किरणों को बेटा इसमें दर्शाया गया है। एक बात आप ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है, हो गया है, फैलते सूर्य की किरणों को इसमें दर्शाया गया है। यहां तक की बात सबको समझ आ गई है, ठीक है बेटा। तो प्रारंभिक सिक्कों के बारे में कुड़िंदों की इतनी ही बात आपको याद रखनी है। इसमें आपका बे सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो बेटा आपकी ये बात मान लेंगे हम, ठीक है। प्रारंभिक कुड़िंदों के सिक्कों पर बेटा क्या लगा बे, बौद्ध वृक्ष और त्रिरत्न के चित्र बेटा आपका बे इसमें देखने को मिलते हैं। और दूसरा बे फैलते सूरज की किरणों को इसमें दर्शाया गया है। राजाओं के नाम नहीं है, कुड़िंद सब लिखा हुआ है, किस लिपि के हैं ये, ब्राह्मी लिपि के तांबे की बने हुए, ठीक है। अब इनको जानने के जो सबसे महत्वपूर्ण बेटा सोर्स हैं, कुड़िंदों के जानने का जो इतिहास है बेटा बे, वो बेटा सबसे मेन कौन सा आपका बे, परवर्ती सिक्के, बेटा मेन कौन से इनके, परवर्ती सिक्के। भाई कॉपी के बीच में लिखूंगा परवर्ती सिक्के, सबसिक्वेंट बेटा बे हम इन्हें करेंसी कहेंगे, लिख लो परवर्ती सिक्कों की बात करते हैं, परवर्ती सिक्कों की बात करते हैं, ठीक है। भाई कुड़िंदों के जो परवर्ती सिक्के हैं ये कितने प्रकार के हैं, किताब बे ये 3 प्रकार के हैं। कुड़िंदों के जो परवर्ती सिक्के हैं ये 3 प्रकार के हैं, लिख लो बेटा बे इनके परवर्ती सिक्के, परवर्ती जो आपके सिक्के हैं ये 3 प्रकार के हैं। अतुल कौन कौन से 3 प्रकार के हैं, ठीक है बेटा। पहला नंबर 1 लिखो, ठीक है, अमोघ भूति बेटा आपके प्रकार के सिक्के हैं, हाँ लिखा बेटा बे पहले आपके हैं ये अमोघ भूति प्रकार के सिक्के हैं। अमोघ भूति बेटा, अमोघ भूति राजा हुआ करते थे इनका, अमोघ भूति बेटा प्रकार के सिक्के हैं, अमोघ भूति प्रकार के सिक्के आपके हैं नंबर 1 में, ठीक है भाई। नंबर 2 में अल्मोड़ा बेटा प्रकार के सिक्के हैं, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा टाइप कॉइन कहेंगे बेटा बे, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं ये, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं। और तीसरे कौन से हैं, छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के, लिखा लो बेटा बे, तीसरे आपके हैं, लिखो तीसरे छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के हैं, छत्रेश्वर, छत्रेश्वर प्रकार के बड़े सिक्के हैं, प्रकार के सिक्के, छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के, 3 बड़े प्रकार के सिक्के हैं। पहले कौन से आपके हैं, अमोघ भूति प्रकार के, दूसरे अल्मोड़ा प्रकार के, तीसरे आपके हैं छत्रेश्वर, ठीक है। तो भाई क्या क्या करना है देखो भाई, पहले आप लिख लो अमोघ भूति प्रकार के सिक्के, चाहो तो बेटा इसी के नीचे लिखना, चाहो तो इसी के नीचे लिख लो, ठीक है। देखो ये सिक्के आपके, ये सिक्के बेटा आपके चांदी और तांबे के बने थे। सर सिक्के किसके बने थे आपके, ये चांदी और तांबे। कौन से सिक्के हैं कमलेश,
अमोघ भूति प्रकार के सिक्के, ये चांदी और तांबे के सिक्के बने हुए हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब ना बे ये जो सिक्के हैं, ये जो सिक्के हैं ये आपके यूनानी सिक्कों के समान नहीं है। क्या बे ये जो सिक्के हैं बेटा बे ये यूनानी सिक्कों के बेटा समान नहीं है, यूनानी सिक्कों के ये समान है, इनके जैसे बेटा ये हैं। इस बात को हम थोड़ा ध्यान रख लेंगे। अमोघ भूति प्रकार के सिक्के बेटा कैसे बोलता बे कीर्ति, कैसे हैं ये? यूनानी प्रकार के सिक्के। ठीक है कीर्ति बेटा यूनान कहां पड़ता बता बे, कहां है यूनान बेटा? तुम पता है यूनान कहां पड़ता है? नहीं पता है बेटा बे, हर चीज यूनान कहां पड़ता है? यूनान क्या है बोलता बे, है क्या ये यूनान? यूनान क्या है? यूनान एक देश है। यूनान क्या पे एक देश है। सर कहां है? इस नक्शे में नहीं है, वहां दिखेगा। ठीक है बेटा बे, कहां है आपका? यूरोप के अंदर। कहां पे? यूरोप के बेटा अंदर एक देश है आपका यूनान। ठीक है, जिसे बेटा अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीस। मतलब बे ग्रीस हम कहेंगे। ठीक है, और आपका जो आपका यूनान है, जैसे हम भारत को हम इंडिया कहते हैं, भारत को हम क्या बे, भारत हम अपनी भाषा में बोलते हैं। ठीक है, और बेटा अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे? इसे इंडिया कहेंगे। वैसे बेटा बे यूनान को बेटा अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे? ग्रीस कहेंगे। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या आपका बे? एथेंस। इसकी राजधानी बे एथेंस और इसकी राजधानी है। तो अमोघ प्रकार के जो सिक्के हैं वो आपके ग्रीस के जैसे या फिर यूनान के जैसे आपका बे सिक्के आपको देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना। ठीक है आपका बे भाई, इसके सिक्के जो है ये देखो, ये प्राप्त कहां से हुए हैं, कहां से हमें मिले हुए हैं ये सिक्के? याद रखना बे, भाई ये जो सिक्के हैं ये हमें कहां से मिले हुए हैं? ये जो आपके सिक्के हैं ये कहां से मिले हुए हैं? ठीक है भाई, ये सिक्के आपको अलकनंदा घाटी से लेकर के ब्यास घाटी, या आप कह सकते हैं ब्यास घाटी से लेकर के अलकनंदा घाटी तक मिलते हैं। सर ब्यास घाटी कहां है? भाई ब्यास सतलज की एक सहायक नदी है। ठीक है, ब्यास बेटा कहां पे? ब्यास किसकी? सतलज की बेटा एक सहायक नदी है। तो बेटा लगभग हिमाचल से आप मान सकते हैं, यहां से पंजाब से बेटा कहां तक आपका? उत्तराखंड तक। अलकनंदा बेटा कहां पे? अलकनंदा नदी कहां पे भाई? आपका चमोली से आती है, आपका सतपन से आती है नीचे, मतलब आधे बेटा उत्तराखंड, यानी कि आपका जो पीछे कौन सा आपका एरिया पे? गढ़वाल वाला एरिया। ठीक है, मेरे बेटा कहने का मतलब ये है कि बेटा ये जो सिक्के आपके मिले हुए हैं आपका पे, ये आपकी ब्यास नदी कहां पे? ये ब्यास नदी से लेकर के कहां तक आपका पे? कौन सी? अलकनंदा। ये बेटा आपके यहाँ पे अलकनंदा, अलकनंदा, इसके बेटा बीच में आपको ये सिक्के प्राप्त होते हैं, इसके बीच से सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है, अमोघ भूति प्रकार के सिक्के बेटा ज्यादातर कहां से प्राप्त हो रहे हैं? मतलब ये गढ़वाल से, गढ़वाल से ये सिक्के आपको ज्यादातर आपका है प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना। हो गया है। अब देखो बे, ये सिक्के आपके दो प्रकार के, एक चांदी के एक तांबे के हैं। ठीक है, तो बेटा देखो बे, इन सिक्कों का भार देखो, वजन। ठीक है, वेट सर कितना है इनका? इनका वजन देखो, इनका वजन देखो बे, चांदी के सिक्कों का वजन बेटा अलग है और तांबे के सिक्कों का वजन अलग है, जैसी बात अलग ही होगा। ठीक है बे, तो जो चांदी के सिक्के हैं बेटा देखो, चांदी के सिक्के ये थोड़े हल्के सिक्के हैं। ठीक है, 31 लिखा देखो, 31 से लेकर के 38 ग्रेन तक बेटा इसका वजन है। 31 से लेकर के 38 ग्राम बेटा देखो बे, इसमें लिखा ग्रेन है, ग्रेन है, शायद ये ग्राम ही होगा। ठीक है, बे इनकी जो यूनिट है वो क्या आपका बे? ग्रेन। ठीक है, बात समझते हैं। आजकल जो आपका 1 रुपए का सिक्का आता है वो लगभग 10 ग्राम के आसपास का होता है, 10 से 12 ग्राम का, जिसे हम 1 तोला कहते हैं। 1 तोले का सिक्का होता है आजकल का जो सिक्का आता है ना। तो ये बेटा आपका बे, ये आपका देखो लगभग 3 तोला, मतलब 3 1-1 रुपए के सिक्कों का मिलाएंगे तो लगभग बेटा ये उतना बड़ा सिक्का है। ये कौन सा वाला सिक्का? चांदी का सिक्का। इनका याद रख लेना, इनका वजन आपसे कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, और खास करके अमोघ भूति का। और बे जो तांबे के बेटा सिक्के थे, तो तांबे के सिक्के ये थोड़ा भारी हुआ करते थे। तांबे के सिक्के ये बेटा बे, ये 9.5 ग्राम से लेकर के 9.5 ग्राम से लेकर के 252 ग्रेन तक थे। ग्राम नहीं, सॉरी ग्रेन। ठीक है बेटा बे, 9.5 ग्रेन से लेकर के कहां तक? 252 बेटा ग्रेन तक इनका वजन होता था। ठीक है, अब ना बे ज्यादा भारी बहुत कम ही होंगे। आप देखते ना पहले से आपके
1 रुपए का बड़ा बड़ा सिक्का भी आता था, तो उसमें ज्यादा मेटल लगता था, काहे ज्यादा छापेंगे इनको, कम छापे, बाद आप छोटे छोटे आने लग गए हैं सिक्के, ठीक है। तो ये सिक्के आपके इस तरह से आपके ये हुआ करते थे, ध्यान रखना। अब ना बे इन सिक्कों के बारे में एक बात आपको जो विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, ठीक है बे, इनकी लिखो विशेषता, देखो इनकी विशेषता, इनकी विशेषता अमोघ भूति प्रकार के सिक्कों की विशेषता, ठीक है। ये सिक्के आपके, एक लाइन लिख लो, ये जो सिक्के हैं भाई, ये सिक्के आपके ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि के हैं। भाई कुड़िंदों के सिक्के हमें किस लिपि के दिखते हैं? ब्राह्मी लिपि के, ब्राह्मी बेटा लिपि के दिखते हैं, लेकिन अमोघ भूति प्रकार के सिक्के ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि के हैं। प्रकार नहीं बेटा, लिपि है, स्क्रिप्ट है, ठीक है। फिर जैसे अपनी देवनागरी लिपि है, ऐसी ब्राह्मी लिपि आपके लिखो, ब्राह्मी, ब्राह्मी और कौन सी आपकी? खरोष्टी। ब्राह्मी और बेटा बे खरोष्टी दोनों लिपियों के हैं। इसकी जो सिक्के आपका बे वो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों के हैं, ये ध्यान रखना। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है बेटा बे। देखो भाई इसके ब्राह्मी खरोष्टी दोनों के हैं, जबकि बेटा अगर हम अन्य की बात कर देंगे, देखो अन्य, अन्य बोले तो जितने भी कुलिंद कालीन अन्य राजा हुए हैं सबकी बेटा लिपि क्या है आपकी? केवल ब्राह्मी, ठीक है बे। आपकी जो अन्य हैं इनकी लिपि केवल ब्राह्मी लिपि है, ये ध्यान रख लेना बेटा। इनकी लिपि कौन सी आपकी? केवल आपका बे, इनकी बेटा लिपि आपकी है केवल ब्राह्मी लिपि। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा बे। भाई इसके अलावा देखो भाई इनके सिक्कों पर अमोघ भूति बेटा प्रकार के हम सिक्कों की बात करते हैं, तो लिखो बेटा बे इनमें चित्र, इनमें चित्र क्या क्या मिलते हैं? अमोघ भूति बेटा प्रकार के जो सिक्के हैं इनमें चित्र आपको क्या क्या मिल रहे हैं? लिखा देखो पे, अमोघ भूति प्रकार के जो सिक्के आपके हैं, अमोघ भूति प्रकार के जो आपके सिक्के हैं इनमें चित्र क्या क्या मिल रहे हैं आपको? ठीक है, हो गया है बे। अमोघ भूति प्रकार के पहले नंबर 1, नंबर लिखो, देखो स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक, ठीक है बेटा। क्या दिखता है आपको यहाँ पे? स्वास्तिक, स्वास्तिक का बेटा आपका बे स्वास्तिक का चिन्ह दिखता है। स्वास्तिक का चिन्ह बेटा कैसा होता है आपका? ऐसा वाला ना, ये तो होता मेरे ख्याल से, उल्टा बना दी क्या? अच्छा ऐसा होता है क्या? ओके, ऐसा, फिर ये ऐसा होगा ना, फिर ये वाला ऐसा होगा, ऐसा वाला, ठीक है। तो ये चिन्ह आपका बे स्वास्तिक का चिन्ह यहां दिखता है, इस है अभी उल्टा है, अब बड़ा घर जाके उल्टा करना। चक्र बड़े आपको दिख जाता है, चक्र, ठीक है। इसका मतलब मैं पहले से ही बनाया था, नहीं इसने उल्टा करवा दिया, ठीक है। ऐसी होता है? अतुल तेरी बुद्धि कहां गई रे? ठीक है, चक्र बेटा बे, चक्र, चक्र, हाँ ठीक है डब्बे। ये क्लॉकवाइज होता है ना, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो होता है ना भाई, क्लॉकवाइज होता है ना, क्लॉकवाइज ऐसे करके, ये है ठीक तो है, ऐसी तो होता है आपका ही, क्लॉकवाइज तो है ना, हाँ ठीक है। लिखा देखो चक्र, अरे छोड़ो ना आगे बढ़ो, ठीक है। क्या लिखा बे? चक्र बड़ा आपका बे। इसके अलावा नाग, इसके अलावा नाग, नाग बड़ा बे, नाग। इसके अलावा बे कुछ लंबवत बेटा आपका पे रेखाएं, वर्टिकल लाइंस इसमें आपको मिल जाती हैं, कुछ लंबवत रेखाएं क्या मिल जाती आपका बे? कुछ लंबवत बेटा आपका बे रेखाएं आपको मिल जाती है इसमें, ध्यान रख लेना, हो गया है, ठीक है बे। भाई इसके अलावा इसमें लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं बेटा, इसके अलावा आपका बे, इसके अलावा इसमें आपको कुछ मिलते बेटा बे वेदिका, अल्टर बेटा कहेंगे, वेदिका, सॉरी वेदिका होती है जिसमें यज्ञ वगैरह करते हैं ना, उस तरह की चीज, ठीक है ना, वो आप पे, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है, वेदिका, ठीक है। इतनी बातचीत सबको समझ में आ रही है, हो गया है। अब बे कुछों में तो बेटा आपको ये चित्र आपको दिख जाएंगे, स्वास्तिक, चक्र, नाग, लंबवत बड़ी रेखाएं और वेदिका, ठीक है। तो इसके अलावा, इसके अलावा कुछ सिक्के बेटा आपको ऐसे प्राप्त हुए हैं, आपको इसी के नीचे बनाना है, मैं इधर बनाना पे, अब बे यहां बेटा आपका ऐसे ये सिक्के हैं आपके, कुछ सिक्के बेटा आपको ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनमें एक साइड द्विहस्त देवी का चित्र है, 2 हाथ वाली देवी,
ठीक है, दो हाथ वाली देवी यानी कि द्विहस्त देवी का बड़ा चित्र दिखता है यहां पे। कविता चित्र का हैगा द्विहस्त देवी, द्विहस्त देवी का बड़ा चित्र मिलता है आपको यहां पे। और इसके दूसरे फलक में इसके लिखा देखो बड़ा बे मृग का चित्र मिलता है, मृग हिरण का चित्र, मृग का बड़ा आपका बे चित्र देखने को मिलता है। मृग, मृग का बड़ा आपका बे चित्र आपको देखने को मिलता है। अमोघ भूति प्रकार के सिक्कों की हम बात कर रहे हैं। इतनी बातचीत सबको समझ में आ गई है भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी को पे, ठीक है। तो अमोघ भूति प्रकार के सिक्कों में हमने क्या क्या देखा भाई, आपके चांदी और तांबे के हैं, यूनानी सिक्कों के बेटा समान नहीं है, यहां से बेटा आपके प्राप्त हुए हैं, ठीक है भाई। इनका वजन इतना इतना है, हमने देख लिया है 31 से लेकर के 38 ग्राम, कम से कम चांदी वाला याद रखना, ठीक है डब्बे। अब बाकी ब्राह्मी और खरोष्टी के हैं, ये आपके दोनों लिपियों के आपके हैं, ठीक है बे। इसके अलावा स्वास्तिक चक्र, नाग, लंबत रेखाएं, ये छोड़ देना। स्वास्तिक चक्र याद रखना, ये स्वास्तिक का बड़ा चिन्ह आपको कहां मिला हुआ है भाई, वेदिका तो आपको ये अल्टर आपको बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन स्वास्तिक का चिन्ह और चक्र का चिन्ह आपको यही देखने को मिलेगा। इसके अलावा भाई द्विहस्त देवी और मृग का चित्र भी आपको अमोघ भूति प्रकार की बेटा मुद्राओं में देखने को मिल जाता है। क्लियर, ठीक है। अब बे आ जाओ अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में। अल्मोड़ा बेटा प्रकार की जो मुद्राएं हैं जरा इनकी बात करते हैं भाई। अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं, हर्षित तुम्हें काय को हंसी आ रही है? बोलता भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं बोलना चाह रहे हैं तो काय को हंस रहा है? फिर कुछ याद आ रहा है? हमको ही बता दे बेटा क्या याद आ रहा, हम हंस लेंगे। अच्छा, बताने वाली बात याद नहीं आ रही है, अच्छी वाली बात याद कर बेटा। ये तांबे के चित्र है, लिख लो, ये तांबे के चित्र हैं। ये चित्र बेटा किसके हैं आपके? ये तांबे के सिक्के। हाँ सिक्के बेटा, ये तांबे के सिक्के हैं। ये चित्र थोड़ी तांबे के होते हैं बेटा, ठीक है। सिक्के काय के? ये तांबे के सिक्के हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बात समझ लेते हैं, ठीक है। अब डब्बे भाई ये जो सिक्के हैं इनमें देखो चित्र, इनमें जो चित्र हैं, ठीक है, इनमें जो चित्र हैं हो गया है डब्बे। इन्होंने जिन चित्रों को उत्कीर्ण किया गया है, इनग्रेव्ड किया गया है, मतलब कुरेद कुरेद करके लिख देना, है ना, ऐसा डब्बे। इसका बे कुबड़ वाला सांड लिखा देखो, कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, ठीक है। हम बैक बड़े से कहते हैं, कुबड़ वाला बैल लिख लो, कुबड़, कुबड़ वाला बेटा बैल, ये आपको इस पर देखने को मिल जाएगा, कुबड़ वाला बैल, ठीक है भाई। दूसरा वेदिका, जो आप लिखो वेदिका, ठीक है। दूसरा क्या लिखा बे? वेदिका का बड़ा चित्र आपको देखने को मिलेगा इसमें थर्ड नंबर पे। तीसरा लिखा देखो नाग और मानव मूर्तियां, मतलब तीसरा नाग, चौथा मानव मूर्तियां, ठीक है, या मानव आकृतियां। नाग और क्या आपका बे? मानव आकृतियां, यहां आपको ये देखने को मिलेंगी बेटा। कौन से सिक्कों में है आपका बे? कौन सी? ये अल्मोड़ा बेटा प्रकार की ये सिक्कों में है। एक बात आप ये ध्यान रखना। अब बेटा बे भाई अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों की एक खासियत और बेटा बे, इसमें 4 राजाओं के बेटा आपको नाम मिल जाएंगे। कितने राजाओं के नाम? 4 राजाओं के आपको यहां नाम मिलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके देखो राजा, कितने राजा? 4 बेटा आपको राजाओं के नाम मिलेंगे यहाँ पे, 4 राजा। सर ये 4 राजा कौन कौन से आपके? कोई बता सकता बे? शिवदत्त, शिवपाली, लिखा देखो डब्बे, पहले लिखो शिवदत्त, शिवपाली, ठीक है। हरिदत्त, और कौन सा? गौमित्र, कौन सा आपका बे? गौमित्र। ये 4 राजा हैं, ठीक है। और बड़ा ये जो गौमित्र है इसकी उपाधि भागवत हुआ करती थी, तो बड़ा इसलिए इस राजा को नाम कहीं कहीं पे भागवत भी लिखा गया है, ठीक है बेटा। इसकी उपाधि है भागवत। भागवत बेटा किसकी उपाधि होती है? भागवत उपाधि किसकी होती है? वैष्णव धर्म के लोग की, जो वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग होते हैं उनकी उपाधि बेटा ज्यादातर भागवत देखने को मिलती है। लेकिन ऐसी बात यहां नहीं है ना, ऐसी बात यहां पे आपका बे नहीं देखने को मिल रही। दिखा बे तो यहां स्वास्तिक का चिन्ह है, नाग का चिन्ह है, ठीक है।
मृग का बेटा चिन्ह यहां पे है। चलो, अल्मोड़ा बेटा प्रकार के सिक्कों में 4 राजा कौन कौन आपका पे कौन है? शिवदत्त, शिवपाली, हरिदत्त और गौमित्र। शिवदत्त, शिवपाली, हरिदत्त और गौमित्र। अगर बेटा गौमित्र ऑप्शन में नहीं होगा कम बे भागवत, कौन आपका बे भागवत का आपको यहाँ पे चित्र देखने को मिलता है। एक बात आप ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। अब बे तो बेटा अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, एक बात ध्यान रखो बेटा बे अल्मोड़ा जो प्रकार की मुद्राएं हैं, ठीक है ना बे, ये 54 मुद्राएं 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से बेटा प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? कत्यूर घाटी से। कहां है बेटा कत्यूर घाटी वाला बे? कहां है? बागेश्वर में बेटा। कौन सा? जो बैजनाथ वाला एरिया है उसे बोलते हैं कत्यूर घाटी, ठीक है। कत्यूर वैली बेटा कहेंगे। कत्यूर घाटी से आपकी 54 मुद्राएं, कत्यूर घाटी, कत्यूर बेटा घाटी से आपकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से आपकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अब भाई याद रखना बे या अल्मोड़ा प्रकार की बेटा कुछ मुद्राएं, कुछ सब नहीं, कुछ मुद्राएं ब्रिटेन के अंदर लंदन संग्रहालय में बेटा इनको रखा गया है। लंदन बेटा आपका जो म्यूजियम है वहां इनको रखा गया है, ठीक है भाई। ये जो मुद्राएं हैं सर कहां रखी गई हैं? यहां पे लंदन संग्रहालय में। लिखा देखो रवि आपकी लंदन संग्रहालय में, लंदन संग्रहालय में इनको रखा गया है, ठीक है। किन मुद्राओं को लंदन संग्रहालय में रखा गया है? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं को लंदन संग्रहालय में रखा गया है। आप एक बात ये ध्यान रखना, इतनी बात सबको समझना रहे, अतुल को दिक्कत तो नहीं है? आगे बात समझ लेते हैं, ठीक है। हो गया है, बहुत अच्छी बात है, हो गया डब्बे भाई। इसके डब्बे भाई 4 तो आपके बेटा ये राजा हैं जो अल्मोड़ा बेटा प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होते हैं। लेकिन बेटा कुल मिलाकर के बाकी बेटा कुछ नाम खुरद गए हैं, पढ़ने में नहीं आते हैं, ये पढ़ने में आ रहे हैं। लेकिन बेटा कुल मिलाकर के अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में 8 राजाओं के नाम आते हैं। कितने राजाओं के नाम? बे 8 राजाओं के नाम। बेटा कभी अगर आपसे बोलेगा कि उत्तराखंड में भाई कितने प्रकार के राजाओं के नाम है? बे अल्मोड़ा प्रकार मतलब बे 8 राजाओं की। लिखा देखो बेटा बे एक बार देखो यहां पे इन मुद्राओं में, मुद्राओं में बे 8 राजाओं के नाम, 8 बेटा आपको राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं बेटा कितने राजाओं के नाम? 8 राजाओं के नाम मिलते हैं। लेकिन बेटा जो नाम हम पढ़ सके हैं वो नाम कितने हैं आपके? 4 बेटा हम पढ़ चुके हैं, ये ध्यान रख लेना। इतनी बात ये सबको समझ में आ गई है? कोई दिक्कत नहीं बे, ठीक है बेटा। अब आ जा बे छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में देखो, अगर बेटा कुलिंदों के बारे में, अगर आपको इनके सिक्कों के बारे में पता है तो मतलब बेटा आपको कुलिंदों के बारे में लगभग सब पता है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन आपका इनके सिक्कों से ही बनेगा। किस घाटी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कहां रखे गए हैं, नाम क्या है राजाओं के, यही सो आपका बे बनेंगे आप पे, ठीक है। अमुक भूति बेटा प्रकार के सिक्कों के बारे में लगभग सभी बात आपको पता होनी चाहिए है, ठीक है भाई। कहां से प्राप्त हुई है? ब्याज घाटी से लेकर के अलकनंदा तक, ठीक है। वजन कितना बे चांदी का? 31 से 38 ग्रेन तक यहाँ पे वजन आपका है। ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि की आपकी है, ठीक है। तो बे छत्रेश्वर हम सिक्कों की बात करते हैं, छत्रेश्वर बेटा सिक्कों की बात करते हैं आप में, तो कुछ सिक्कों पर, ठीक है भाई, कुछ लोग मानते हैं कि छत्रेश्वर जो था वो एक राजा था कुलिंदों का। भाई कुछ लोग क्या मानते हैं? छत्रेश्वर बेटा एक कुलिंदों का एक राजा हुआ करता था। जबकि कविता बेटा कुछ लोग मानते हैं कि छत्रेश्वर इनका एक आराध्य देव हुआ करते थे, देवता थे। भाई छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के हैं, ये ब्राह्मी बेटा लिपि के सिक्के हैं, ब्राह्मी लिपि के सिक्के हैं ये सिक्के ब्राह्मी लिपि के सिक्के हैं, ठीक है बेटा। सिक्के किस भाषा के हैं? आपके ब्राह्मी लिपि के हैं बेटा। इन सिक्कों पर लिखो छत्रेश्वर, छत्रेश्वर नहीं है, इन सिक्कों पर बेटा क्या लिखा हुआ है? सिक्कों पर, सिक्कों पर, ठीक है बेटा बे देखो छत्रेश्वर लिखो महात्मनः, ये लिखा हुआ है। इन सिक्कों पर छत्रेश्वर बेटा महात्मनः लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? छत्रेश्वर महात्मनः लिखा हुआ है। एक बात आप ये ध्यान रखना,
ठीक है भाई। इसके अलावा छत्तीसवें बेटा प्रकार के सिक्कों में एक बात आपको जो जान लेनी है वो ये कि छत्तीसवें प्रकार के बेटा सिक्के जो हैं इन सिक्कों पर कुषाणों का प्रभाव देखने को मिलता है। बेटा किसका? कुषाणों का प्रभाव। कुषाण सर कौन थे? कुषाणों का प्रभाव। हरजीत कुषाणों में इन पर लिख लो, इन पे कुषाणों का बेटा कुषाणों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है हर्षित, कुषाण लोग कौन थे? बे किनको हरा के? ठीक है तब बे कुषाण लोग जो थे ये बेटा मध्य एशिया से आए हुए थे। ये बे मध्य एशिया से, बेटा मैंने कभी आपको बताया होगा बेटा आपका बे मध्य एशिया से, ठीक है बेटा बे यहां से 4 लोगों ने बेटा आक्रमण किया। कितना बे? 4 लोगों ने बेटा यहां पे आक्रमण किया। पहले आपका पे हिंद यवन एंडो ग्रीक आए, यहां पे हिंद यवन आए भाई। हिंद यवनों के बाद यहां पे आए शक। कौन है यहाँ पे? शक आए भाई। शकों के बाद यहां पे आए, यहां पे कौन? पल्लव। बेटा पल्लव आए यहां पे, ठीक है। और बेटा पल्लवों के बाद जो लोग आए वो कौन हुए? आपके कुषाण। वो लोग कुषाण आए, ठीक है बेटा। कहां आए ये लोग? भारत में आए। ये रहा बेटा आपका उत्तराखंड, ठीक है ना बे। आए तो बेटा यहां मध्य से सभी लोग आए और बेटा इन लोगों ने इधर साइड में राज किया, लगभग यहां साइड में इधर राज किया सभी लोगों ने। लेकिन बेटा इसमें से आपके शक और कुषाण लोग ये बेटा एंटर कहां तक कर गए? यहां तक कर गए, उत्तराखंड तक। तो बेटा उत्तराखंड में कौन लोग आए आपके? शक और कुषाण आए। शक और कुषाण आए बेटा आपके। हिंद यवन यहां नहीं आए, इनकी जानकारी नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। आपका बे पल्लव भी यहां पे नहीं आए, इनकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो कुषाणों को मतलब कुड़िंदों को जिन लोगों ने हराया, कुड़िंदों को जिन लोगों ने हराया बेटा वो कौन लोग? यहाँ पे शक लोग हुए। कुड़िंदों के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? शकों को हम पढ़ेंगे। बात सबका बे। और बेटा शकों को किसने हरा दिया? फिर यहाँ पे कुषाणों ने। बेटा शकों के बाद हम किसे पढ़ेंगे? कुषाणों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेटा बे इन शक और इन कुषाण इन दोनों की बेटा लंका लगा देगा एक आदमी, ठीक है। उन्हें बेटा हम बोलेंगे योद्धेय। वो लोग कौन होंगे? योद्धेय लोग होंगे, ठीक है बेटा। इनको कौन हराएंगे? योद्धेय हराएंगे, ठीक है। योद्धेय लोग बेटा इन्हें अकेले नहीं हराएंगे, योद्धियों की मदद करेंगे बेटा नागवंश के लोग। कौन करेंगे? नागवंश के लोग बेटा इनकी मदद करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? धीरे धीरे बेटा आपका इतिहास आगे बढ़ेगा। ये मैं समझाना ये चाह रहा हूं, ठीक है बेटा। इनके सिक्कों पर देखो, ये बेटा कौन है? ये कुड़िंद लोग हैं। कुड़िंदों के बाद बेटा क्या आएंगे? शक आएंगे। शकों के बाद क्या आएंगे? कुषाण आएंगे, मतलब कुषाण आएंगे। अरे पल्लव यहां ना आते, पल्लव इंडियन हिस्ट्री के अंदर आते हैं, वहां पढ़ते हैं बेटा बे। यहां शकों के बाद बे कुषाण। इनके बेटा सिक्कों पर देखो शकों का प्रभाव नहीं है भाई। इसके बाद तो शक आए थे ना, ठीक है बेटा। इनकी सिक्कों पर शकों का प्रभाव नहीं बेटा बे। किसका प्रभाव है? कुषाणों का प्रभाव है। ये भी आप यहां पे ध्यान रखना। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? वेरी गुड, हो गया है बेटा बे। एक बात समझ देखा बे, हम शासकों में, हम वंशों में बेटा उन्हीं को पढ़ते हैं, उन्हीं को बेटा ज्यादातर हम पढ़ते हैं जिनकी मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। भाई इसके अलावा आप क्या बे भाई नागों की बाद और बेटा आपका यहाँ पे छोटी छोटी बेटा आपको राजवंश आपका यहाँ पे दिखेंगे। काशीपुर गौविशान के अंदर आपको एक छोटा राजवंश आपका बे मित्र राजवंश आपको दिखेगा। बेटा कहां का बे? काशीपुर गौविशान में आपको मित्र राजवंश आपको दिखेगा, जहां बेटा आपका बे मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र जैसे वहां के आपको राजा दिखेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। इसी तरह आपका बे एक छोटा साम्राज्य आपको आगे चल के मतलब नागों के बाद जब नाग खत्म हो जाएंगे, योद्धे खत्म हो जाएंगे, फिर बेटा छोटी छोटी शक्तियां बेटा क्या करेंगी? जन्म लेंगी। बेटा एक शक्ति आपको हिमांचल बेटा वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी, उसे हम बोलेंगे कुलुत वंश। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कुलुत वंश। बात सबको समझ में आ रही है? बात पल्ले पड़ रही है बेटा बे। इसके अलावा एक शक्ति आपको और दिखेगी, वो बेटा आपको दिखेगी कालसी साइड में उभरती हुई। कहां? कालसी में है। उसे हम बोलेंगे वर्ष गौड़ीय वंश।
तो आप क्या बोलेंगे, वर्ष गौण वंश कहेंगे, जहां का बेटा एक राजा आपको दिखेगा शीलवर्मन। बात आपको समझ रहे, अरे जहां का राजा आपको दिखा शीलवर्मन आपको दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये देखो भाई, सबसे बेटा पहली शक्ति कौन हुई आपकी, कुड़िंद हुई। भाई कुड़िंदों की बात कौन लोग आ गए, शक लोग आए। बेटा इनकी बात कुषाण मजबूत आए। कुषाणों पर हरा दिया किसने, आपके योद्धियों ने हरा दिया। किसके साथ मिलकर के, नाग के साथ मिलकर के। यहां तक जो इतिहास था अपना, वो मजबूत इतिहास चला। इसके बाद बेटा फिर छोटी छोटी बेटा शक्तियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। जब बेटा ये लोग क्या हो गए, बहुत ज्यादा पिछड़ गए। तो इतनी बात सबको समझा। देखो कुषाण जो थे अपने आप में बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। कुषाणों का बड़ा मेन राजा आपका कनिष्क हुआ करता था, इसके अंडर में पूरा एशिया से लेकर के यूरोप के रोम तक का रेशम मार्ग आया करता था, सिल्क वे। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो इनको हराना बेटा इतना आसान नहीं था। तो इनको हराने में योद्धियों बेटा अपनी स्थिति बहुत खत्म हो गई। इनको हराने में इनकी आर्थिक स्थिति अपने आप में भी क्या बहुत ज्यादा खत्म हो गया। जिस वजह से इनके ऊपर आगे चल के नागों ने क्या कर दिया, अधिकार स्थापित कर दिया, ठीक है। अब नाग तो कमजोरी थे, अभी हालांकि कमजोर हो गए, नाग हो गए। अब मजबूत शक्ति तो कोई बची नहीं है, कोई मजबूत शक्ति नहीं बची। बेटा अलग अलग ये बेटा राजवंशों में चले यहाँ पे चल बोलिए बेटा, ये कौन सा एरिया, कब पे कौन सा, काशीपुर वाला एरिया, ठीक है। जहाँ कौन सा वंश आपका पे, यहाँ पर आपका पे मित्र वंश आपको यहाँ पे आया, ठीक है। ये आपका इधर वाले एरिया में ये कौन सा आपका पे, हिमांचल वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आपका पे, कुलुत वंश आया, कुलुत वंश। बात रहना चाहिए आपकी, हमारे इतिहास चल कैसे रहा है तो समझ में आएगा, ठीक है। और देहरादून मतलब वाला आपका जो एरिया हुआ, आपका ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको अरे समझनी वर्ष गौड़ीय, मतलब आपका वर्ष गौड़ी वंश, गौमित्र वंश भी कहा जाता है। आप आपको सुनना चाहिए, ये लोगों ने क्या लिया, धीरे धीरे अपना पे वर्चस्व स्थापित किया, समझने का प्रयास करा, ठीक है। अब कुड़िंदों में बेटा पहला राजा कौन आपका पे, पहले से कौन सी जाती है, अमुक। दूसरा कौन सा आपका पे, अल्मोड़ा। तीसरा कौन पे, छत्तीसवें प्रकार के सिक्के हैं नखना। कुषाणों का प्रभाव दिख रहा है भाई। इन सिक्कों पर जो चित्र मिले हैं आपके, इन सिक्कों पर जो चित्र मिले हैं, आधा बेटा रटना मत, थोड़ा समझ के पढ़ना। ना बेटा कहानी है, कहानी है जैसे। सबसे पहले बेटा ये लोग आए, ठीक है, इन लोगों ने हराया, इनको इन्होंने हराया, ठीक है। फिर अपने जब भी कोई बेटा लड़ाई होगी, आप क्या होगी, हमेशा खराब होगी। याद रखिए इनके इनके जो सिक्के हैं, इनमें चित्र लिख लो, इनमें चित्र वृक्ष, वृक्ष, नाग और कलश वेदी। वृक्ष यानी मेरा बे बहुत सारे वेदी की यहाँ पे वृक्ष, नाग, कलश वेदी, कलश वेदी वही मेरा वेदिका, ठीक है। अल्टर हम कहेंगे। अब इनके चित्र हमें यहाँ पे देखने को मिलते कहा, हम पे 36वें प्रकार के सिक्कों में इनके चित्र देखने को मिलते हैं। आप एक बात ये भी ध्यान रखें ना, हो गया है। अब देखो, अब अमुक भूति प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के और 36 प्रकार के सिक्के। बेटा एक हेडिंग आप लिखो, एक लिखो कुड़िंदकालीन सिक्कों की विशेषताएं। देखो ये तो आपके अलग अलग प्रकार में लिखी गई है, लिखो कुड़िंदकालीन सिक्कों की विशेषताएं। हेडिंग लिखो कुड़िंदकालीन सिक्कों की विशेषताएं। बात समझते हैं, लिखो कुड़िंदकालीन सिक्कों की विशेषताएं। देखते हैं कुड़िंदकालीन सिक्कों की विशेषताएं। अभी जब हम कुड़िंदकालीन सिक्कों की विशेषताओं की बात करते हैं, तो आप यही सब बातें इसमें लिख सकते हैं। ये सब बातें तो हमने यहाँ लिखी है। एक आध बात लिख लो, हम देखो कभी कुड़िंदकालीन सिक्कों की विशेषता देखो, ये चांदी और तांबे के सिक्के थे। कुड़िंदकालीन मुद्रा की विशेषता लिखो, ये चांदी और तांबे के थे। चांदी तांबे के किसके थे, किसकी है, अमोघ बुद्धि के। किसके थे, तांबे के। देखो ये चांदी और तांबे के थे, ठीक है भाई। दूसरा लिखो, ये किस आपका ब्राह्मी और खरोष्टी लिखे गए थे, ये ब्राह्मी और खरोष्टी
लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में आपके सिक्के लिखे गए थे। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो अब इन पर हम प्रभाव देखते हैं। लिखो इन पर प्रभाव किसका? कबे कुषाण, दूसरा यवन। तो यवनों का प्रभाव में कहा दिख रहा था? कबे अमोभूति वाले में। वहां यवनों का था ना, कुषाणों का 36 वाले में था। देखो इनमें इनमें यवन और कुषाणों का प्रभाव देखने को मिलता है। यवन और कुषाण, ठीक है, यवन और कुषाणों का प्रभाव देखने को आपको मिल रहा है। इसके अलावा इसमें आपको बौद्ध धर्म और शैव धर्म, ठीक है बेटा, बौद्ध धर्म और शैव धर्म का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म और शैव धर्म का प्रभाव भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इतनी बातचीत सबको समझ में आ गई है? कोई दिक्कत नहीं इसमें पे पहुंचना, ठीक है। अपने बौद्ध और आपका शैव धर्म, शिव को मानने वाले शिव को आपका मानने वाला जो आपका धर्म हुआ, शिव को मानने वाले, ठीक है। इनका बेटा देखने को मिल रहा है। याद रखना, बस आपको थोड़ा ऐसे लिखा दे रहा हूँ। ये तो लिखना कितनी बार आप लिख सकते हैं बेटा, आपको अगर लिखने का मौका मिले तो बेटा आपका एग्जाम निकल गया कोई, ठीक है। तो आप अभी कुड़िंदकालीन शिवों की विशेषताएं लिखिए आप, ठीक है। बेटा अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अगर कुड़िंदकालीन का मुद्राओं के प्रकार आपसे पूछेगा तो आपको ऐसे लिख देना है, चार बना करके। ये आपका अगर पूछेगा इनकी विशेषताएं बताओ, आपको पॉइंट पॉइंट आपको ऐसे करके ये इस तरह से आपको लिखनी है, ऐसे लिखनी है मेरे को, ठीक है। अगर बाकी छोटे एग्जाम में कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अपना कुड़िंदकालीन जानकारी के लिए साहित्य, आपको मुद्राओं से जानकारी मिलती है और कहां से मिलती है हमें? थोड़ी बहुत साहित्य, यानी कि कुड़िंदकालीन मुद्राओं को जानने के लिए कुड़िंदकालीन साहित्य लिखो, साहित्य बन गए। वही देखो पे आपके हुए कुड़िंद की जानकारी, कुड़िंद की जानकारी के, ठीक है। कौन सा बड़ा सोर्स आपके हैं? साहित्यिक सोर्स, साहित्यिक स्रोत हम बात करते हैं, साहित्यिक, ठीक है। कुड़िंदों का इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं, ठीक है। इस साहित्यिक स्रोतों में तीन बटा आपके स्रोत आपको आते हैं, तीन आपको आते हैं साहित्यिक स्रोतों, तीन स्रोत बड़ा आपके आते हैं। तो सबसे पहला आता है महाभारत। पहला कौन सा आपका? महाभारत आपका आता है, ठीक है। पहला कौन सा आता है आपका? महाभारत। महाभारत है, किस लिखा है महाभारत? वेद व्यास, ये आपका वेद व्यास लिखा है, वेद व्यास। ये नाम है इनका या कोई और नाम? अबे ठीक है, वेद व्यास इनका नाम नहीं है, वेद की उपाधि, लेकिन वेद लिखा है, वेद लिखा है, मतलब वेदों को लिखने वाला एक है, व्यास है। व्यास व्यास का अपने तब जो आप रामायण में आप देखते हो रामलीला चलती है ना, रामराम में वहाँ पे जो होते हैं ना राम और इनका अभिनय करते हैं, वो बोलते नहीं है, कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं पे एक जगह पे एक आदमी बैठा होता है, वो बोलता है, वो बताता है कथा वथा, वो बोलता है छंद बंदों पे, बोलने वाला बैठा है अलग से, वो होता है व्यास। उस बैठे को बोलते हैं व्यास जी, होते व्यास जी। यहाँ पे ये इधर आती है, तो इनका नाम था कृष्ण द्वैपायन, नाम था इनका नाम था कृष्ण द्वैपायन का नाम है। और वेद व्यास कहते हैं कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास नहीं कहते हैं, ठीक है। एक जानकारी का सोर्स ये, दूसरी बड़ी जानकारी का सोर्स आपका है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ठीक है। सर किसी लिखी आपकी पानी में आपकी लिखो, ये पानी ने लिखी, ठीक है, पानी हो गया है। तीसरी बड़ी जानकारी का जो सोर्स है वो एक किताब और बड़ा नाम है जियोग्राफिका, ठीक है। बड़े किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है जियोग्राफिका, किताब का नाम है जियोग्राफिका। और ये किताब
है तालमी ने, तालमी की एक किताब है जियोग्राफी का, ठीक है। ये किताब है किसकी, आपका बे तालमी की किताब है, किताब का नाम है जियोग्राफी का, ठीक है। अब देखो महाभारत में हमें इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है, एक दो बातें देखो। महाभारत में कुलिंदों के लिए, महाभारत में कुलिंदों के लिए द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, पुलिंद नहीं कहा गया बेटा, पुलिंद कहा गया है कालसी अभिलेख में। पुलिंद कहा गया है, कालसी अभिलेख के अंदर इनको पुलिंद कहा गया है, ठीक है। और कहा महाभारत में द्विज श्रेष्ठ रहने का, है द्विज श्रेष्ठ। ये द्विज श्रेष्ठ क्या होता है, द्विज श्रेष्ठ का मतलब है, श्रेष्ठ का मतलब श्रेष्ठ है, द्विज का मतलब सर क्या होता है, द्विज का मतलब है, क्या लिखा है मैंने, वन पर वन, नहीं ये तो सही है ही है, क्या कहा हमें महाभारत में, सर यहाँ पे वहां वन पर्व की महाभारत में कुल क्या डब्बे, क्या कह रहे हो डब्बे, कोई हिंदी में बोलेगा क्या, डब्बे महाभारत में वन पर्व में, अब डब्बे बहुत अच्छी बात है बेटा डब्बे, ये इससे पहले भी आए थे क्या धार्मिक स्रोतों में, मैंने लिखा था आपको ये वन पर्व कराया था, हाँ ठीक है, ठीक है, डब्बे वहां पे ठीक है, वहां भी बेटा ये आपकी दोनों जगह आपका, ठीक है ना। एक्चुअली क्या आते हैं तो भी तो कालसी विलेज ना, कालसी विलेज के अंदर जो क्षेत्र है कालसी, उस क्षेत्र को ही पुलिंद कहा गया है, वहां पे जो रहने वाले लोग थे उन्हें भी पुलिंद कहा गया है, उस क्षेत्र को ही पुलिंद कहा गया बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे हम पुलिंदों के लिए हम भी पुलिंद एक अलग चीज है, कहने का मतलब कुछ ऐसा है, पुलिंद एक एरिया है जहाँ रहने वाले लोग को पुलिंद कह रहे हैं, तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग आप हिंदू कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं, ऐसी कुछ बात है। अब हमें लेकिन श्रेष्ठ इन्हें बोला गया है उनके वजह से, श्रेष्ठ का मतलब श्रेष्ठ होता है, द्विज का सर मतलब क्या होता है, दो बार जन्मा, दो बार मतलब जिसका जन्म होता है वो द्विज कहते हैं, ठीक है। दो बार जन्म बेटा किसका होता है, बोलता बे, दो बार जन्म किस किसका होता है, तेरा जन्म दो बार हुआ बेटा बे, नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत सी बात। बसंत तुम्हारा जन्म दो बार हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है बसंत, तुम्हारे जो दांत है ना, दांत, इनका जन्म दो बार होता है, ठीक है, एक बार पहले दांत आता है, फिर टूट जाता है, फिर दोबारा आ जाता है, ठीक है, बार नहीं आता बेटा, वही बार आता है, ठीक है। तो दांत को ये बोलते हैं द्विज, दांत द्विज का प्रजाति है, इसके अलावा और द्विज किसका, अबे पक्षी का, पक्षी का एक बार जन्म पहले होता है अंडे के रूप में, फिर उसमें से निकलता बच्चा, दो बार जन्म होता है बेटा पे, तो पक्षी का प्रजाति क्या आपका पे द्विज, इसके अलावा इन्हें द्विज क्यों बोला गया है, ये तो बेटा ऐसा कोई सेंस है नहीं यहाँ पे, इन लोग का बेटे इन लोग थे, इनका होता था उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार, पहले से मतलब आज कैसे ही होता है, बेटा आपका जनेऊ हो गया ना, दिन के बाद आपका एक नया आज से एक और जन्म हो गया इनका, एक जन्म आपका पहले हो गया था बे, और जनेऊ संस्कार के बाद एक दूसरा जन्म माना जाता है, ठीक है। थोड़ा आज सभी लोग क्या है आज समझदारी की आ रही है, और तुम भी क्या हो बेटा बीज है, लड़के का होता है क्या जनेऊ, लड़के का नहीं होता है, अच्छा लड़का भी है बेटा जनेऊ पे, लड़के बीज है, बात सबको समझ आ रही है, लड़के और जीत है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जनेऊ में क्या होता है बाल मुड़वाते हैं, ऐसा आवश्यक तो नहीं होता है,
हाँ मेरा हुआ है, मैं बाल नहीं उड़वाया, खाली कान वान मेरे है, खाली ऐसी चीजें है, कोई फायदा नहीं है। अच्छा चलो, अब याद नहीं में निकलवाया होगा तो बचपन पता नहीं मुझे। बाल निकालने जरूरी होते हैं, निकाले होंगे फिर घर वालों ने, मुझे पता नहीं, उसको घर जाके आज। ठीक है चलो अभी हो गया है। इन्हें मैं अरे आगे बढ़ो बेटा, कहाँ फंस गए दुनिया डब्बे। इन्हें दिस याद कर लो, दिस कहते बस आगे आ जाओ फटाफट से, चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ठीक है हो गया बते। अब महाभारत के अंदर बेटा आपका एक पर्व है, कौन सा आपका बे, सभा पर्व। सभा पर्व भाई, पर्व को सर्ग भी कहा जाता है, सर्ग बेटा, पर्व क्या बोलते हैं, सर्ग। और कितने सर्ग है बेटा, कुल मिलाकर के 18 सर्ग हैं, पहले बता रखा है, 18 पर्व हैं। भाई महाभारत का युद्ध आपका 18 दिन तक चला था, तो इसलिए हम इन 18 दिनों को 18 अलग अलग सर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक है भाई, इसका जो सभा पर्व है, इसमें कुलिंदों के राज्य विस्तार के बारे में डिस्कस किया गया है। कुलिंदों का राज्य विस्तार, राज्य विस्तार में यहाँ दिया गया है, कुलिंदों का राज्य विस्तार यहाँ दिया गया है, किस बात का बे, सभा पर्व के अंदर। तो दूसरा आपका यहाँ पे वन पर्व, वन पर्व आपका यहाँ पे वन पर्व, वन पर्व ठीक है। तो वन पर्व में, वन पर्व में दो राजाओं के नाम आते हैं बेटा, वन पर्व के आते हैं हेम, दो राजाओं के नाम, कौन से दो राजा है ये, कुलिंद कालीन दो राजा। ठीक है, दो राजाओं का नाम आता है यहाँ पे, दो राजाओं के नाम आते हैं, दो राजाओं के नाम। तो एक का नाम क्या है, राजा सुबाहु, राजा सुबाहु। ठीक है, तो जिसकी राजधानी कहां पड़ती है, श्रीनगर। अबे है शोणितपुर, शोणितपुर श्रीनगर का पूरा नाम है ये। ठीक है, मतलब ये आपका श्रीनगर आता है, श्रीनगर। ठीक है बेटा, इसी को सुबाहुपुर भी कहते हैं, सुबाहुपुर है, ये बेटा आपका श्रीनगर ही है। ठीक है, दूसरा एक राजा यहाँ मिलता है, विराट का नाम, राजा विराट का नाम। ठीक है, अब विराट की राजधानी क्या थी, विराटगढ़। कहाँ था ये विराटगढ़ी, कौनसार भावर वाला एरिया। ठीक है, लिखो लिखो विराटगढ़ी, विराट विराट गढ़ी बेटा इसकी राजधानी थी, कहाँ पे, जौनसार। जौनसार कहाँ पड़ता है आपका, देहरादून वाला एरिया। ठीक है हो गया है क्या, यहाँ तक की बेटा बातचीत आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं। इसके अलावा आपका एक पर्व और है, वह ग्रीष्म पर्व। कौन सा पर्व है, ग्रीष्म पर्व। देखो आप देखो, ग्रीष्म पर्व, ग्रीष्म पर्व तो याद रखना। देखो आपकी कॉपी में केवल आपको उतनी ही बातें लिखाऊंगा जितनी आपके एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, पे हर एक चीज लिखनी है और इस बात आपको ज्यादातर याद करनी है। इतनी बार बे, देखो 20 वर्ग में है, देखो बे वर्ड पे यहाँ गड़बड़ पता क्या होती है, तो बड़े सुनी सुनी लगते हैं बात, अपन जानते हैं कहाँ पे क्या बोला गया है। राज्य विस्तार कहाँ है, सभा पर्व। देखो ये जो सभा होती है ना, सभा, और कई लोग आते हैं, सभा खत्म हो जाती है तो फिर लोग अपने अपने जगह पे चले जाते हैं, तब विस्तार हो जाता है सभा का, एक तरह से मैं ऐसा याद कर दूंगा। ठीक है, वन पर्व यहाँ पर दो राजा, कौन सा आपका है, सुबाहु और विराट। ठीक है, तो वन में आपका एक आपका मेरा विराट है, एक है सुबाहु। ये भाई सुबाहु है वन में, और आपका है विराट आपका वन में। ठीक है, और इसमें आपका जो पर्व है, इस पर्व के अंतर्गत में लिखा देखो। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखो आधिपति का उल्लेख मिलता है। आधिपति लिखा है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ आपका, कुड़िंदाधिपति। ऊपर लिखता हूं, लिखो कुड़िंदाधिपति, कुड़िंदाधिपति बेटा यहाँ देखने को मिलता है, कुड़िंदाधिपति। ठीक है सर, मतलब क्या है, कुड़िंदों का आधिपत्य, कुड़िंदों का आधिपत्य, इसे बेटा हम क्या बोलेंगे, कुड़िंदाधिपति, एक तरह से हम ऐसा कहते हैं। ठीक है, पति का मतलब क्या होता है आपका, स्वामी या मालिक। ठीक है, बे तो कुड़िंद लोग बड़े कहना बे यहाँ के मालिक थे, यहाँ के स्वामी थे, ऐसा बेटा कहा गया यहाँ पे महाभारत के अंदर। कुड़िंद यहाँ पे कहा गया, आप कह सकते हो कि कुड़िंद विषय के बारे में यहाँ पे जानकारी हमें प्राप्त होती है, कहां से,
यहाँ पे ईस्ट पर्पस से, ठीक है, लिखा यहाँ पे यहाँ समय कुलिंद विषय, कुलिंद विषय के बारे में हमने जाना है। इतनी बातें सब पसंद आ गई है, ठीक है। अब अष्टाध्यायी से क्या देखने को मिलता है, अष्टाध्यायी लिखो अष्टाध्यायी, ठीक है, हो गया है अष्टाध्यायी का पे अष्टाध्यायी आप जानते हैं, ठीक है। जो अष्टाध्यायी आपकी किताब है ये चौथी किताब है, फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी की किताब है, कौन सी वाली, अष्टाध्यायी। यहाँ पे लिखो ये आपकी फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी की आपकी किताब है, ठीक है। और ये किताब बेटा आपको जानकर देते हैं, ये बताती है कि कुलिंद जो राजवंश था ये गणराज्य हुआ करता था, रिपब्लिक हुआ करता था, ये ऐसा बताते हैं, ठीक है। क्या होता था आपका बे, क्या था आपका ये गणराज्य, गणराज्य बेटा आपका हुआ करता था, गणराज्य था। अरे गणराज्य का मतलब क्या हुआ, राजा के बाद उसका बेटा राजा नहीं बनता था, ठीक है। तो राजा के बाद अगर राजा बेटा बनेगा तो राजतंत्रात्मक शासन बोलेंगे उसे, वंशानुगत शासन बोलेंगे उसे हम, ये लोग, ठीक है। ओके, लेकिन लेकिन भाई ये कैसा आपका बे, या आपका गणराज्य था, रिपब्लिक था, ये ध्यान, कौन सा बता रहा बे, कानूनी क्या ये बात है बे, क्या लगा देखो, ठीक है, हो गया है। कुलिंदों के लिए यहाँ पे, कुलिंदों के लिए यहाँ पे जो शब्द आता है वो बेटा आपका आता है कुलीन, कुलिंदों को बेटा इसमें कुलीन लिखा गया है, इसमें आ गया कुलीन अष्टाध्यायी में, कुलिंदों को इसमें आपका कुलीन कहा गया है, एक बात आप भी ध्यान रखेना, ठीक है। इनका इन्हें ये कहा गया है, एक बात अभी भी ध्यान रखना, ठीक है। हो गया है बे, अब आ जाओ तालमी आपका जियोग्राफी का है, इसमें केवल एक बात लिख दो, कुलिंदों की जानकारी देता है, ठीक है भाई, कुलिंदों के बारे में है, कुलिंदों की हमें ये जानकारी देता है, बेटा बात सबको समझ में आ गई है भाई, किसकी जानकारी, कुलिंदों की बेटा जानकारी दे रहा है, कौन दे रहा बे, तालमी, यहां लिख लो कुलिंदों के बेटा आपको ये जानकारी देता है, हो गया है, वेरी गुड, यहां तक बेटा मुझे बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब हमें आपको केवल कुलिंद जानकारी, बस कुलिंद, कुलिंद जानकारी हो गया है। तो कुलिंदों को जानकारी के सोर्सों की हमने बात करी है भाई, पहले हमने कौन से सोर्स देखे, पहले अबे मुद्राएं, देखो सोर्सों में सबसे पहले तो हमने देखे थे अभिलेख, अभिलेख कितने थे आपका पे, तो कौन था पे, एक भरूच था, कहां था भरूच, एमपी में, दूसरा अबे यूपी मथुरा में, फिर हमने देखी उनकी मुद्राएं, मुद्राएं कितने प्रकार की थी, दो प्रकार की, एक आपकी थी अरली कार्मी मुद्रा बेटा पे, दूसरी आपके यहाँ पे परवर्ती मुद्रा थी आपका पे, भाई अरली मुद्रा में हमने क्या देखा था, अरली मुद्राओं में राजा का नाम नहीं था, खाली कुलिंद शब्द लिखा हुआ था, खाली कुलिंद शब्द, राजाओं का नाम नहीं था। तब परवर्ती मुद्रा बेटा कितने प्रकार की थी, तीन, पहली कौन सी आपकी अमोघभूति, दूसरी अल्मोड़ा, तीसरी प्रकार की आपकी मुद्राएं हुआ करती थी, जब हमने इनका साहित्यिक सोर्स हमने देखे, तीन देखे, कौन से, महाभारत, अष्टाध्यायी और जियोग्राफी का। महाभारत में हमने पे कितने पर्वों को देखा, हमने आपने तीन पर्व, कौन सा आपका पहली बात तो हमने देखी महाभारत कुलिंदों को आपके कबे द्विश्रेष्ठ कहा गया है और पुलिंद कहा गया है। दूसरी बात है पर्व कौन सा आपका, सभा पर्व है, तो क्या राज्य का विस्तार, तीसरा का वन, तो राजा आप सुबाहु और विराट, और चौथा आपका पे, तीसरा आपका पे भीष्म, पे इसमें कुलिंदाधिपति, आपका पे कुलिंदाधिपति हमको दिखता है, ये ध्यान रखना, हो गया है, वेरी गुड। अब हम तो आगे चलते हैं, इतने बड़े लोग जो ये बता रहे हैं, ठीक है, जहां जहां से हमें जानकारी मिलती है इन्हीं के हिसाब से इनकी वंशावली मिलती है हमें, देखो कुलिंदों की वंशावली, देखो कुलिंदों के वंशावली, ठीक है,
हो गया बे। कुलिंदों की लिखो वंशावली, तो वंशावली मतलब जीनियोलॉजी, मतलब उस राजा के बाद कौन राजा बनेगा, जीनियोलॉजी से हम कहेंगे। ठीक है, लिखो वंशावली, कुलिंदों की लिख लो वंशावली, कुलिंदों की वंशावली। ठीक है, इसके बाद आपका कौन राजा बनेगा, हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, हो गया है। पर इतनी बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, वंशावली में तीन तरह से हम इसे पढ़ सकते हैं। किस तरह से, तीन तरह से कुलिंदों की वंशावली को हम तीन तरह से पढ़ सकते हैं। पे सबसे पहले हम इनकी प्रारंभिक वंशावली हम देखेंगे, यानी कि अर्ली बेटा इनकी जो जीनोलॉजी हमें दिखती है शुरुआती दौर में, प्रारंभिक बेटा वंशावली, प्रारंभिक वंशावली, वंशावली हम देखेंगे इनकी प्रारंभिक वंशावली। ठीक है, फिर दूसरा हम देखेंगे इनकी मध्यकालीन वंशावली। ठीक है, आपका बे लिखो मध्यकालीन बेटा आपकी वंशावली के टाइम पे, मध्यकालीन, मध्यकालीन बेटा इनकी वंशावली हम देखेंगे। और लास्ट में हम बे लिखो हम बे उत्तरवर्ती वंशावली या परवर्ती वंशावली हम कहेंगे। ठीक है, हो गया है, परवर्ती या उत्तरवर्ती में सक्सेसिव भी कहा जाता है, हम वैसे लिखते हैं कौन सा, उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती मतलब बाद, बाद के, परवर्ती भी कह देंगे। ठीक है, परवर्ती, परवर्ती मैंने ठीक लिखा गया, ठीक है लिखो परवर्ती। ठीक है, तो तीन तरह की क्या पे वंशावली हम देख लेंगे, सबको समझ में। तो बे प्रारंभिक वंशावली में मतलब हम कहां बात कर रहे हैं बेटा, जहां हम बात करेंगे लगभग 1000 बेटा बीसी से लेकर के 500 बीसी के बीच में, बिफोर क्राइस्ट, 1000 से कितना 500 बीसी। ठीक है, तो इस टाइम पे याद रखना। ठीक है, अभी हमें दो राजाओं के नाम मिले थे सर, कहा बे वन पर्व में। तो बे प्रारंभिक वंशावली में कुलिंदों के प्रारंभिक राजाओं में हमें बेटा केवल दो राजाओं के नाम मिलते हैं, वो भी सर कहां मिलेंगे हमें, महाभारत में, महाभारत में। और महाभारत में कहा, वन पर्व के अंदर। ठीक है, तो वन पर्व में हमें इनके प्रारंभिक वंशावली दिखती है, और प्रारंभिक वंशावली में हमें दो राजा दिखते हैं, दो राजा। दिखाया था बे, पहला कौन सा आपका बे राजा सुबाहु, पहला आपका राजा सुबाहु, दूसरा राजा विराट, की राजधानी श्रीनगर सोनितपुर, और इनकी राजधानी आपका बे विराटगढ़ी, विराटगढ़ी इनकी राजधानी। क्लियर दिख गया है, पहला आपका बे, ये बात हो गई, हो गया है। ठीक है, राजा सुबाहु। ठीक है, और अब दूसरे दूसरे आगे भी आपके मध्यकालीन कुलिंद, देखो मध्यकालीन जो कुलिंद है ये बेटा कब के हैं, ये आपके हैं 500 ईस्वी से लेकर के 300 बेटा बीसी के बीच के कुलिंद है, ये 300 बीसी के बीच के कुलिंद है। ठीक है, कोई मुझे मतलब बता सकता है क्या कलिंग का युद्ध कब हुआ था, बताइए क्या पे बैटल ऑफ कलिंग कब हुआ था युद्ध, ये बसंत, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, किसने लड़ा था युद्ध, ये बोला दिए 1961, धन्यवाद, 61 तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, मुझे लगा कि सही बोला होगा आपने। कितना बे, कितना आपका बे, नहीं 261 बेटा आपका बे, का बे 261 बीसी में बेटा बे 261, तो ये कितना बीसी आपका 300 बीसी है, तो 261 बीसी कहां होगा, इसके बीच में कहीं होगा, कहां कहीं होगा 261, नहीं कौन बोल रहे, नहीं कौन बोल रहे, बीसी मतलब पता है आपको, बीसी का मतलब बेटा आपका जीरो, आपका जीरो हो गया। ठीक है बेटा बे, जीरो से हम कहां को चलेंगे, इधर को, अब बे -1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, इसी में हम इधर को नीचे हम चल रहे हैं। ठीक है बेटा बे, क्या बोला बे, अरे वैसे तो इधर आएगा, लेकिन है क्या,
अच्छा वैसे, हाँ ठीक है बेटा बे, यहाँ आएगा, मैंने मान लिया 261 BC। ठीक है, अब बेटा बे, यहां बेटा ये किसकी बात हम कर रहे हैं, अशोक की बात हम कर रहे हैं। और ये अशोक का बेटा क्या था आपका, पहला और अंतिम युद्ध था। इस बेटा बे, अशोक का ये पहला अंतिम युद्ध था। तो इससे पहले 322 बेटा BC के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था, 322 BC पहले। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब क्या है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये आपको इसलिए बता रहा हूं, बेटा ये जो टाइम पीरियड था ना, ये टाइम पीरियड था मौर्यों का। अब आपको पता है कि मौर्यों के टाइम पे जो अशोक था वो शक्तिशाली राजा रहा। और अशोक का बेटा अभिलेख हमें कहां मिलता है, कालसी मिलता है, कालसी कालकूट में मिलता है। तो इसका मतलब इस टाइम पे, जिस टाइम पे मध्यवर्ती कुलिंद हुआ करते थे, ठीक है, तो इस टाइम पे इनका कोई राजा जैसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये इस टाइम पे सब मौर्यों के अधीन हुआ करते थे ये। इसीलिए हमें मध्यवर्ती कुलिंदों के बेटा हमें कोई सिक्के प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जिसका सिक्का चल रहा है, याद रखना बे, इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा लड़ाइयां आपको दिखेंगी बेटा किसको लेकर के, सिक्का चलाने को लेकर के। ठीक है, कि भाई मुगल दरबार में हमारा सिक्का चलना है, यहां सिक्का चल गया, अंग्रेजों का सिक्का चल गया बेटा बे, तो जिसका सिक्का चल गया, सिक्का चल गया, मतलब बे उन्हीं का राज चल रहा है। बेटा मध्यवर्ती कुलिंदों में, मध्यकालीन बेटा जो कुलिंद हैं, ये सब मौर्यों के बड़ा अधीन थे। इसका मतलब बे, यहां क्या नहीं हुआ, यहां क्या मतलब बे, यहां क्या नहीं मिला, इनके बेटा हमें कोई सिक्के प्राप्त नहीं हुए। लिखा दो बे, इनके सिक्के प्राप्त नहीं हुए, इनके सिक्के प्राप्त नहीं हुए, इनके सिक्के प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, मैं एक बात और ध्यान रखना, तो जब इनके सिक्के प्राप्त नहीं हुए तो इनके सिक्के प्राप्त में क्यों नहीं हुए हैं, क्योंकि ये मौर्यों के अधीन थे। लिखा बोर्ड पे, लिखा लिखो मध्यकाल में बे कुलिंद, पूरी लाइन क्या लिखनी है, लिखो ये मौर्यों के बेटा क्या थे, ये अधीन थे। लिख लो, ये मौर्यों के अधीन थे, ये मौर्यों के अधीन थे। इतनी बातचीत सबको समझ आ गई है। लिखा बे, ये मौर्यों के अधीन हुआ करते थे। कौन लोग बताइए, आपके कुलिंद लोग आपके हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हो गया है। बे एक बात आप यहां पे और लिख लो। ठीक है, मतलब बे इनकी लिख लो राजधानी। देखो ना बे, राजधानी तो राजा की होती है, राजा यहां पे कोई विशेष था नहीं। ठीक है बे, अब बेटा पास ये है, बात ये है, देखो जब अशोक या बेटा मौर्य दरबार से कोई आता होगा तो भाई वो इधर सुबाऊ नगर, श्रीनगर यहां तक थोड़ी ना आएगा, तो वो कहां तक आता था, कालशी तक। तो हम बेटा कह देते हैं कि भाई मध्यकाल में कुलिंदों की राजधानी कहां थी, कालशी कालकूट में थी। वास्तव में इनकी नहीं थी बेटा, उन लोगों का सेंटर हुआ ये, मौर्यों का। ठीक है, लिखा हमको, इनकी राजधानी कहां थी आपके यहाँ पे, कालशी, कालसी बेटा लिखो कालकूट, इसका नाम पहले का बे कालकूट नाम हुआ करता था, याद रखना। ठीक है, मैं आपको पता बे, आपको बेटा एक बात ये पता है कि उत्तराखंड के बड़े इतिहास को समझने के लिए ये बहुत ज्यादा बेटा आवश्यक है कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा आपका बे बताते हुए चलता हूं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत बे खुद से भी पता होना चाहिए। बे भाई आपको मौर्य जब बेटा वहां खत्म हो गए थे, मौर्य कहां, मध्यकाल के नाम पे, आपको मध्यकाल के अंदर आपके बेटा मौर्यों का शासन था कहां आपका, और ये मगध वाले एरिया में, यहां मौर्य थे। ठीक है, पैदा हुए वो थे शुंग लोग। बेटा कौन पैदा हुए यहां पे, शुंग पैदा हुए यहां पे। ठीक है, और और कलिंग के अंदर, बेटा कलिंग आपका इधर पड़ता था उड़ीसा में, कलिंग में, तो बेटा कलिंग में जब अशोक ने युद्ध छोड़ दिया, तो बेटा कलिंग में बेटा यहां पे जब मौर्य खत्म हो गए तो यहां तो आया शुंग,
और कलिंग में जो बेटा पहले अशोक के अधीन था, कलिंग बेटा एक नया वंश आया, वो था आपका चेदी वंश। कौन सा वंश पनपा यहाँ पे कनिष्क कलिंग में? चेदी वंश पनपा आपका कलिंग, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो भाई ये लोग जो थे बेटा बे मध्य बे पहले किसके अधीन थे ये लोग? मौर्यों के। बेटा मौर्यों के बाद बेटा यहां कौन आ गए? शुंग आ गए। ठीक है, बेटा बे पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक रहा, इस शुंग वंश का। ठीक है, तो वे पहले ये लोग कुलिंदों का मौर्यों के अधीन थे, बेटा बाद में किसके अधीन चले गए? ये शुंगों के अधीन चले गए। लिखा बेटा बाद में ये शुंगों के ये अधीन हो गए। बाद में ये लोग शुंगों के अधीन हो गए, शुंगों के अधीन हो गए। ठीक है, बेटा बाद में ये शुंगों के अधीन हो गए। कौन हो गए? कुलिंद लोग। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इसके बाद तीसरे बेटा आपका जो आपके उत्तरवर्ती बेटा आपके कुलिंद आए, उत्तरवर्ती कुलिंद, तो सिर्फ ये कहां की बात हो रही है? 300 बीसी से लेकर के 300 एडी तक की बात हो रही है। 300 बीसी, 300 बेटा बीसी से लेकर के क्रम में 300 एडी तक की बेटा ये बात हो रही है। ठीक है, 300 बेटा बीसी से लेकर के 300 एडी हो गया। भाई आपका जो आपका फर्स्ट बेटा आपका एडी आता है ईसा मसीह का जन्म, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो आपका ईसा मसीह का जो जन्म है, ठीक है, इससे बेटा इधर को हम मानते हैं एडी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बेटा इधर को हम क्या मानते हैं? बीसी। इधर बेटा हम बीसी मानते हैं। ठीक है, अगर बेटा मैं बोलूंगा आपसे आज से 1000 बीसी पहले, तो इसका मतलब मैं कितने साल पहले की बात कर रहा हूं? मैं बेटा बात कर रहा हूं 3024 साल पहले की। बेटा आज हमारा क्या चल रहा है? ये ईसवी में आपका यहाँ 2000 बेटा आपका 24 चल रहा है। 2024 तो यहां तक का आ गया बेटा, यहां से आ गया आपका माइनस में चला गया ये वाला आपका। ठीक है, और 1000 बेटा आपकी ये हो गए हैं, तो आपके 2024 और 1000 लेकिन आपका 3024 बीसी बेटा हम पहले की बात करते हैं। जब हम लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता 2700 बीसी पहले की थी, तो 2700 बीसी बोलता भाई आपके लगभग 3000 वो हो गए, तो 3 साल घटा देंगे तो, और लगभग आपके 2400 ये हो गए, तो लगभग 5000 बीसी पहले के बड़े क्या है ये बात है, जिसकी हम बात कर सिंधु घाटी सभ्यता हम जो बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेटा देखो अगर आपको बात समझ में आ रही होगी, तो ये बेटा आपकी है 300 एडी तक की बात है, ये 300 एडी तक की बात है ये। ठीक है, आप देखो ये आपको 1000 बीसी से लेके 500 बीसी आपको दिख रहा है, ये बेटा कब की बात है? ये आपको वैदिक काल की बात है ये। ठीक है, बेटा आपको जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड ये आपका 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक बेटा आपका चलता है। ठीक है भाई, 1500 बीसी आप 600 बीसी, बेटा ये आपका दो भागों में बटा हुआ है, 1500 से लेकर के 1000 बीसी, बेटा इसे हम क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक पीरियड। 1000 से लेकर के 600 बीसी हम क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक। सॉरी, मतलब ये आपका ऋग्वैदिक है, आपका उत्तर वैदिक आपका पीरियड आपका कहलाता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? वैदिक। अब बात बड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आपकी जो उत्तर वैदिक बेटा आपका जो कुलिंद हुए, कहां से कहां तक के हैं ये? 300 बेटा 20 से लेकर 300 एडी तक के लोग हैं। एक बात लिख लो इसमें आपका एक बार लिखो, देखो भाई इनकी राजधानी ठीक है, लिख लो ये राजधानी इनकी राजधानी तो लिखो सोहन नगर, मतलब बेटा कहां? वही बेटा श्रीनगर को सुभावपुर भी कहेंगे, ठीक है, सोनितपुर भी कहेंगे और सोहन नगर भी कहेंगे, इनकी राजधानी। भाई जब कुलिंद मतलब मौर्य खत्म हो गए, थोड़ा फिर इनका अपना राज्य स्थापित हो गया, फिर राजधानी थोड़ी ना कांसी बनाएंगे अपने आप, फिर वही लेकर के आ गए लोग। ठीक है, लिखो इनकी बेटा लिखो राजधानी कहां आ गई? सोहन नगर लिखो बेटा, इनकी राजधानी सोहन नगर आ गई, मतलब वही सोनितपुर आपका। ठीक है, हो गया है बेटा। बाद में फिर ये लोग अपनी राजधानी को बैराट लेकर के गए। मतलब बैराट कौन सा? बैराटगढ़ी, वही बेटा जो पहले की राजधानी इसकी थी। ठीक है बेटा, उत्तरवर्ती कुलिंदों की दो राजधानी बेटा आपकी रही है, एक ये और दूसरी आपकी रही बैराटगढ़ी।
बेराटगढ़ बेटा बे इनकी राजधानी रही है। एक बात आप ये भी ध्यान रखना, हो गया है। अब देखा भाई जो हमें वंशावली मिलती है वास्तव में वो बेटा हमें उत्तरवर्ती कुलिंदों की ही मिलती है। ठीक है, लिखा दो बेटा बे, इनकी जो हमें वंशावली प्राप्त होती है, जो मेन वंशावली है वो बेटा हमें इन्हीं की प्राप्त होती है। ठीक है, देखो भाई यहां तो खाली दो राजाओं के नाम आते हैं, यहां तो बेटा ये मौर्यों के अधीन है, सुंगों के अधीन है, कोई राजा नहीं है बेटा। अब यहां पे फिर से एक बार फिर से ये राजा के तौर पर आपके ये विकसित हुए। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है भाई पहला राजा, ठीक है बेटा इनकी वंशावली आप यहाँ पे आपकी जगह पे आ जाएगी तो ठीक ही है। ठीक है, लिखा भाई इनका पहला राजा वंशावली में फर्स्ट पहला आपका हुआ, लिखो विषदेव। पहला बेटा आपका राजा यहाँ पे लिखो विषदेव, ये कुलिंदों का पहला राजा हुआ। राजा कौन आपका कौन था? विषदेव। मैं बेटा थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, विषदेव भाई इसके आगे लिख लो, फर्स्ट बेटा आपका राजा था, पहला राजा। ठीक है भाई, विषदेव के बाद बना अग्रराज, ये आपका हुआ दूसरा राजा, अग्रराज तीसरा राजा, थर्ड नंबर पे। ठीक है बेटा, थर्ड में आपका बे धनभूति आपका बना, धनभूति। तीसरा कौन आपका नाम बे? धर्मभूति नहीं बेटा, धनभूति, धनभूति, धनभूति का बे चौथा राजा लिखो, बाघपाल बना, बाघपाल बेटा कौन सा बना आपका बे? बाघपाल बना। फिर बना आपका धनभूति सेकंड, बाघपाल। फिर बना आपका धनभूति सेकंड, ठीक है। फिर बेटा बना आपका बलभूति, बस इनका नाम याद रखना है, ये कुलिंद वंश के लोग हैं, बलभूति। और बेटा बलभूति के बाद सबसे महान राजा बेटा आया, कौन हुआ? अमोघभूति, अमोघभूति बेटा यहां पे सबसे महान राजा आया। ठीक है भाई, यहां मैं लिख दूंगा ये सबसे बेटा क्या था? शक्तिशाली। हमने बेटा किस आधार पे हम बोल रहे हैं? इनके सिक्के मिले हैं बेटा बहुत ज्यादा, ठीक है, इस आधार पे हम इनको बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? और अब जो बेटा अमोघभूति था, जब इसकी मृत्यु हुई, जब अमोघभूति मर गया, तब बेटा अमोघभूति के बाद इनके फिर जो उत्तराधिकारी आए वो उतने खास नहीं रहे बेटा। यहीं से बेटा हम लोग इनका पतन मान लेते हैं। अमोघभूति की बेटा मृत्यु के बाद इनका पतन हो चला था। ठीक है, लेकिन बेटा पतन के बाद कुछ बेटा और भी राजा आए इनके उत्तराधिकारी के तौर पर। ठीक है, जहां बेटा हम लोग 4 नाम देखते हैं, मतलब शिवदत्त, शिवपाली, हरिदत्त और भागवत या गौमित्र। ठीक है बेटा, फिर हम लोग देखते हैं यहां पे कौन सा आपका शिवदत्त आया बेटा, शिवदत्त आया, आपका शिवपाली आया, शिवपाली। फिर आपका हरिदत्त बेटा आया, हरिदत्त, और कौन था आपका और आपका गौमित्र आपका आया, गौमित्र। ठीक है, अब इसके बाद ये राजा आपको यहां पे देखने को मिले। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अब बात समझते हैं। देखो भाई, इनमें पहला बेटा राजा कौन है आपका? विषदेव, पहला विषदेव हुआ। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली और बेटा लगभग अंतिम राजा कौन हुआ? अमोघभूति। उत्तराधिकारी कौन हुए? ये 4 लोग हुए, शिवदत्त, शिवपाली, हरिदत्त और भागवत। इनका नाम बेटा हमें कहां दिखता है? अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में हमें यहाँ पे इनका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, और भाई इनमें राजाओं के बारे में हमें पढ़ने को कुछ मिलता नहीं है। अमोघभूति के बारे में कुछ बातें लिख लो, लिखो अमोघभूति, बस बेटा बात खत्म, आपके कुलिंद खत्म। ठीक है, लिख लो अमोघभूति के बारे में बात लिखो पे, अमोघभूति के बारे में कुछ बातें। किसके बारे में देख रहे हैं? अमोघभूति के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। ठीक है बेटा, किसके बारे में? अमोघभूति, अमोघभूति के बारे में हम कुछ बातें हम देख लेते हैं। नंबर पहली बात देखो, लिखो। ठीक है, नंबर 1, ठीक है, लिखो भाई, इसने अपने राज्य को यवनों से मुक्त कराया। यवन बेटा कौन हुए? यवन कौन हुए? एंडो ग्रीक। आपको याद है मैंने आपको अभी बताया था भाई, सबसे पहले बेटे विदेश से किसने आक्रमण किया? हिंद यवनों ने, फिर किया शकों ने, फिर किया आपका पल्लवों ने, फिर कुषाणों ने किया। तो बेटा अमोघभूति ने
यवनों से बचा लिया बेटा उत्तराखंड को। हिंद यवन यहां पे अधिकार नहीं कर पाए, किसकी वजह से? अमोघ भूति की वजह से। लिखो बेटा पे, इसने अमोघ भूति ने, ठीक है, क्या कहा, क्या किया? अपने राज्य को किससे बचाया? यवनों से। दबे अपने राज्य बोल तो कौन सा राज्य? कुलिंद राज्य को किसने दबे? यवनों से बचाया। यवनों से बचाया, यवन बोले तो हिंद यवन। दूसरी बात देखो दबे, ये सबसे संपन्न बड़ा राजा हुआ, सबसे संपन्न राजा ही, ये आप जानते ही हैं, ये सबसे संपन्न राजा है, ये सबसे संपन्न बड़ा राजा है ये, ठीक है, सबसे बड़ा ये संपन्न है, सबसे संपन्न बड़ा राजा है ये। इसके अलावा ठीक है भाई, जो अमोघ भूति था ये इतना महान राजा था, इसने यौधियों को भी हराया। आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है, लिखो, इसने यौधियों को भी पराजित किया, यौधियों को भी हराया, यौधेय, ठीक है, को भी बेटा क्या रहा है इसने अबे हराया, यौधियों को भी इसने अबे हरा दिया, ठीक है भाई। सबसे पहले आक्रमण किसने किया विदेशों से? हिंद यवनों ने। हिंद यवनों से बेटा बचा ले किसने? अमोघ भूति ने। अगर बेटा अमोघ भूति बचा होता तो शक भी बेटा यहां पे अधिकार शायद नहीं कर पाते, लेकिन अमोघ भूति की बेटा मृत्यु हो गई और बेटा शकों ने क्या कर लिया? अपना अधिकार कर दिया, ठीक है। लिखो अमोघ भूति की मृत्यु के बाद, अमोघ भूति की मृत्यु के बाद, अमोघ भूति की मृत्यु के बाद, सभी को बड़ा इतिहास समझ में आ रहा है, रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। लिखो अमोघ भूति की मृत्यु के बाद, ठीक है, कुलिंद वंश का पतन शुरू हो गया, कुलिंद वंश का पतन शुरू हो गया, डिक्लाइन बेटा होने लग गया, ये कुलिंद वंश का पतन शुरू हो गया। और थोड़ा आगे चलकर ठीक है, थोड़ा आगे चलकर इन पर बेटा किसका? थोड़ा आगे चलकर इन पर शकों का आधिपत्य हो गया, ठीक है, शकों का बेटा क्या हो गया? इन पर अधिकार हो गया, इन पर आगे चलकर शकों का अधिकार हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो बेटा आप एंटर कर चुके हैं कौन? शक। भाई कॉपी के बीच में लिख लो शक, इसे बेटा हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज की कहानी बेटा आपकी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।